ये कहानी एक डॉक्टर की है जिसका नाम जिन चेन ही था। वो एक बच्ची को बचा रहा था जब देश में लड़ाई चल रही थी। तभी उसे गोली लग गई और वो मर गया। लेकिन उसकी मौत के बाद वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। एक कहानी की दुनिया में जो उसने कुछ दिन पहले ही पूरी पढ़ी थी। उस दुनिया का नाम था मुरिम। उस दुनिया में वो कोई खास किरदार नहीं बना, बस एक साइड का कैरेक्टर बन गया। लेकिन वहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही बड़े डॉक्टर से हुई। अब वह जगह जहां लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक डॉक्टर जमीन पर गिरा हुआ था, जोर जोर से सांस ले रहा था। जिनको लग रहा था कि इंसानों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनकी वो आदत में नहीं होते। उसे याद आया कि ये सब तो उस नौकरी की वजह से हो रहा है जो उसके दोस्त ने उसे दी थी। उसे ये भी याद आया कि उस दिन वो हॉस्पिटल में था और उसके दोस्त ने उसे आकर बोला था कि मेडिकल वॉलंटियरिंग के लिए ऑर्डर आ गया है और वो चाहता था कि जिन उसके साथ वहां चले। जिन हैरान हो गया था कि उसका दोस्त उस जगह क्यों जाना चाहता है जहां बार बार बुरा ही होता है। जब जिन उस समय को याद करता है, उसे लगता है कि उस दोस्त के साथ जब भी उसने कुछ किया कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उसका दोस्त कहता है कि ये सब अनुभव के लिए है और उसने जिन का नाम भी अपने आप उस लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन जिन ने साफ मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं जाना चाहता था। ये उसे कभी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह वो वॉलंटियर बनकर जा रहा है वहां लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब वो वहां पहुंचा तो देखा हर तरफ घायल लोग पड़े थे। जमीन पर लेटने तक की जगह नहीं थी। वो उस सिविल वॉर को गालियां देने लगा। फिर भी एक डॉक्टर होने की वजह से उसने हार नहीं मानी। वो सबका इलाज करने लगा। उसने अपने साथियों से पूछा कि क्या उनके पास कोई और खून रोकने की दवा है। लेकिन उसके साथी ने कहा जो दिया था वही आखिरी था। जिन जानता था कि वो डॉक्टर है और इसलिए उसे जो बन पड़े करना ही होगा। इलाज करते वक्त दो लोग उसकी तरफ भागते हैं और उनके पीछे एक सैनिक भी भागता हुआ आता है। वो सैनिक चौंक जाता है कि दुश्मन तो अंदर तक घुस आए हैं। फिर वो सैनिक उस कैंप में घुस जाता है जहां वो लोग छुपे होते हैं। जब वो सैनिक एक औरत और उसके बच्चे पर बंदूक तानता है तो जिन उन्हें बचाने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है। सैनिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जिन पर गोलियां चला देते हैं। बच्चे और उसकी मां डरकर चिल्लाने लगते हैं। जिनको लगता है कि उसने जो किया वो सही था। आखिर वो एक डॉक्टर था। उसे इतना दर्द हो रहा था जैसे किसी ने पूरे शरीर को तोड़ दिया हो। वो गिरने लगता है और सोचता है क्या अब मैं मरने वाला हूं। कुछ समय बाद जिनकी आंखें खुलती हैं वो इधर उधर देखता है और सोचता है कि वो जंगल में कैसे आ गया। वो अपनी आंखें मसलता है और सोचता है मैं यहां क्यों लेटा हूं, मैं यहां कर क्या रहा हूं। फिर वो अपने हाथों को देखता है और डर जाता है। उसके हाथ बहुत छोटे हो गए हैं, जैसे किसी बच्चे के हों। उसके हाथों पर खून भी नहीं है। उसे याद आता है कि वो तो मर गया था। अब वो बैठकर सोचता है ये जगह कहाँ है और मैं एक बच्चे के शरीर में क्यों हूं। आगे देखता है तो चौंक जाता है। कई लाशें पड़ी हैं और गाड़ियां टूटी हुई हैं। वो खुद को छुटकी काटता है, क्या ये सपना है। लेकिन नहीं, ये सपना नहीं है और कोई फिल्म की शूटिंग भी नहीं है क्योंकि यहाँ खून की बदबू बहुत तेज है। फिर वो एक लाश के पास जाता है और देखता है ये एक असली इंसान की लाश है जो आधे में कटी हुई है। वो सोचता है ये कैसी तलवार है जो किसी को एक ही वार में दो टुकड़ों में काट सकती है। फिर उसे लगता है इस लाश पर गोली के निशान नहीं है और इसके कपड़े भी अजीब हैं। उसे अब यकीन होने लगता है कि वो किसी मुहिम की दुनिया में आ गया है। वो सोचता है ये सब बहुत अजीब है, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी ठीक से काम कर रहा है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ना ये वो रेगिस्तान है जहां वो मरा था और ना ही कोरिया। और अब तो वो किसी छोटे बच्चे के शरीर में है। वो आगे खड़ी गाड़ी को देखता है, सब खाली है। उसे लगता है कि शायद कुछ डाकू या लुटेरे यहाँ आए थे और इन लोगों पर हमला किया था। लाशें अभी सख्त नहीं हुई थीं, यानी मौत को अभी 2 घंटे भी नहीं हुए। उसे लगता है कि उसे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि लुटेरे वापस आ जाएं। वो जैसे ही वहां से जाने लगता है, उसे किसी की आवाज आती है। कोई मदद मांग रहा था। वो सोचता है क्या कोई अब भी जिंदा है। वो उस आदमी के पास जाता है और पूछता है क्या आप ठीक हैं। वो आदमी उसे एक पोटली देता है और कहता है इसे मेरी पत्नी को दे देना, मैं तो मरने को तैयार हूं लेकिन मेरी बीवी को जिंदा रहना है। जिन ये सुनकर कुछ देर सोचता है, फिर कहता है मैं खून रोकने की कोशिश करूंगा। वो उस आदमी के जख्म को देखता है। जख्म बहुत बड़ा था लेकिन अंदरूनी अंगों को नुकसान नहीं हुआ था। ये किस्मत की बात थी, लेकिन खून बहुत बह चुका था। जिनको पता होता है कि अब उसे पट्टी बांधने के लिए कुछ चाहिए, वो उस पोटली को खोलकर उसमें कुछ काम की चीजें ढूंढता है। अचानक उसे एक सुई मिलती है। वो अपने बाल तोड़ता है और उसे धागे की तरह इस्तेमाल करता है। उसे पता था कि साफ सफाई की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी वो सुई में बाल डालता है और आदमी से कहता है थोड़ा दर्द होगा लेकिन सहना पड़ेगा। जैसे ही वो टांके लगाना शुरू करता है, आदमी दर्द से कराहने लगता है। कुछ देर बाद जिन उस जख्म को पूरी तरह सिल देता है और सोचता है अच्छा हुआ ये हो गया। आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जिन कहता है इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाया, हो सकता है तुम्हें इन्फेक्शन हो जाए। जिन भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन उसे उस आदमी की इच्छा पर यकीन होता है। एक पति जिसकी पत्नी गर्भवती है और जो उसका इंतजार कर रही है, वो पोटली में पड़े सारे सिक्के और जूते भी वापस रख देता है। उसे उम्मीद है कि वो आदमी बच जाएगा।
थोड़ी देर बाद जिन और जख्मी लोगों का इलाज करता है उसे बहुत थकान महसूस होती है। वो सोचता है कि पिछली जिंदगी में जब वो बड़ा था तब भी ये सब करना मुश्किल था। अब तो वो एक बच्चे के शरीर में है। वो चारों तरफ नजर डालता है और सोचता है शायद अभी कुछ और लोग जिंदा हों। फिर वो आसपास खोजबीन करने लगता है और उसे लगता है कि ज्यादातर लोग मर चुके हैं, लेकिन कुछ की सांसें अभी भी चल रही हैं। जिन सोचता है कि वो उन्हें पहली मदद तो दे सकता है, लेकिन उसके पास कोई और मदद नहीं है। अगर ऐसा ही चला तो सब एक एक करके मर जाएंगे। ये सोचकर वो गुस्से में आ जाता है। फिर वो सोचता है ये सब बाद में सोचूंगा, अभी तो बस उन्हें बचाने की कोशिश करनी है। वो पूरी जान लगाकर उनका इलाज करने लगता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। थोड़ी देर बाद वो एक और आदमी का इलाज कर रहा होता है और घबरा जाता है, क्योंकि उस आदमी का बहुत खून बह चुका था। उसे डर लगता है कि शायद अब वो आदमी नहीं बचेगा। वो रोने लगता है। उसे याद आता है कि इमरजेंसी के नियम कहते हैं कि पहले ये तय करना होता है कि किसको बचाया जा सकता है और किसको नहीं। फिर वो सब लोगों की तलाश करता है और कुछ जख्मी लोगों को बाहर निकालता है। वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाता कि वो बस 3 लोगों को ही बचा सका। जिनको बहुत गुस्सा आता है, अगर उसके पास अच्छे मेडिकल उपकरण होते तो वो और लोगों को बचा सकता था। अचानक उसकी नजर घायल लोगों के नीचे पड़े एक कपड़े पर जाती है। उस पर लिखा होता है क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी। उसे याद आता है कि ये नाम उसने किसी मुरिम उपन्यास में पढ़ा था। सिक्योर डिलीवरी का मतलब होता है एक ऐसा समूह जो पैसे लेकर कुछ भी सुरक्षित रूप से पहुंचाता है। लेकिन जिनको पता है कि ऐसे समूह सिर्फ कहानियों में होते हैं, अब अगर ये मुरिम की असली दुनिया है और ये लोग वाकई उस ग्रुप से हैं, तो शायद एक रेस्क्यू टीम जल्दी ही आ जाए। थोड़ी देर बाद जिन एक तलवार और पत्थर से आग जलाने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद वो आग जला लेता है। उसे लगता है कि आर्मी की ट्रेनिंग अब काम आ रही है। फिर वो लकड़ियां, भारी सामान और घायल लोगों को इकट्ठा करता है। उसे लगता है कि इतने छोटे शरीर से ये सब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो खुश होता है कि उसने आखिरकार एक छोटा सा कैंप बना ही लिया। अब वो जमीन पर लेट जाता है और बाहर देखने लगता है। वो सोचता है कि शायद रेस्क्यू टीम आ जाए, लेकिन फिर उसे लगता है कि इससे पहले कि कोई खतरा हो उसे पहाड़ से नीचे उतर जाना चाहिए। वो घायलों की तरफ देखता है और खुद से कहता है, मैं डॉक्टर हूं। पहले जिन डॉक्टर इसलिए बना था क्योंकि वो पैसे कमाना चाहता था। एक अनाथ के लिए डॉक्टर बनना एक बड़ी सफलता थी, जैसे कोई मेडल या सम्मान हो। लेकिन अब वो सोचता है, मैंने वॉलंटियर का काम किया, फिर सिविल वॉर में फंस गया, किसी अनजान बच्चे को बचाते बचाते मारा गया। क्या मैंने सही किया? इन्हीं ख्यालों में डूबा होता है कि अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो सोचता है कहीं ये भेड़िए तो नहीं। उसे डर लगता है, क्योंकि मुरिम की इस दुनिया में ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ लुटेरे हो सकते हैं तो जानवर भी हो सकते हैं। उसकी नजर क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी वालों के कपड़ों पर पड़ती है और वो चाहता है कि वो लोग जल्दी आ जाएं। फिर अचानक उसे याद आता है क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी नाम उसे सुप्रीम डेमन किंग नाम की किताब में पढ़ा था। फिर उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो तलवार हाथ में लेकर बाहर जाता है। सोचता है ये रेस्क्यू टीम है या डाकू। थोड़ी देर बाद उसे कई झंडे दिखाई देते हैं जिन पर क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी लिखा होता है। उसे बहुत राहत मिलती है। अब वो और उसके मरीज दोनों सुरक्षित हैं। कुछ समय बाद वहां कुछ गाड़ियां पहुंचती हैं और जिन उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। वो गाड़ियां किसी दवा की अलमारी जैसी दिखती थीं, बहुत अनोखी। उसे लगता है कि उसने कहीं इसके बारे में पढ़ा है। फिर उसे याद आता है ये तो वही गाड़ी है जो सुप्रीम डेमन किंग नाम की कहानी में गॉडली डॉक्टर बैकरेन की दवाओं वाली गाड़ी थी। उसे अपना अतीत याद आता है, जब उसका एक जूनियर उससे पूछ रहा था कि क्या वो फिर से मुरिम की किताबें पढ़ रहा है। जिनको गुस्सा आता था जब कोई उसकी पसंद में दखल देता था। उसके साथी उस कहानी का नाम देकर कहते थे कि ये बोरिंग है, जिससे जिनको बहुत गुस्सा आता था अब वो खुद सोचने लगता है, नहीं, ये सब तो इत्तेफाक ही होगा। लेकिन तभी एक आदमी उसे देखकर अपने नेता को बताता है कि वहां एक बच्चा जिंदा मिला है। जिनको बहुत झटका लगता है। उसे लगता है क्या ये सच हो सकता है। उसके हैरान होने के बीच एक आदमी जो बहुत बड़ा और ताकतवर दिखता है उसकी तरफ आता है। वो घुटनों पर बैठता है और कहता है कि वो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी का लीडर यू ह्यून है। यू ह्यून जिनसे उसका नाम पूछता है। जिन धीरे से कहता है, मेरा नाम जिन चेन ही है। जिनको देखकर अच्छा लगता है कि ये आदमी दिखने में भले डरावना हो, पर है असल में बहुत अच्छा। यू ह्यून उसका नाम सुनकर कहता है, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है और इन हालातों में भी तुम कितने शांत हो, ये बहुत ही कमाल की बात है। फिर वो पीछे लगे टेंट की तरफ इशारा करके पूछता है, क्या तुमने ये टेंट खुद बनाया? जिन कहता है, हाँ, वहां अंदर घायल लोग हैं, मुझे उनका इलाज करना था। यू ह्यून चौंक जाता है। घायल लोग? वो टेंट के अंदर झांकता है और घायल लोगों को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। फिर वो अपने साथियों को आदेश देता है, यहाँ गंभीर मरीज हैं, जल्दी से गॉडली डॉक्टर को बुलाओ। जिन ये सुनकर चौंक जाता है। उसने गॉडली डॉक्टर कहा। उसे याद आता है कि जिस कहानी को उसने हाल ही में पूरा पढ़ा था, उसमें 3 महान डॉक्टरों में से एक था व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर, जिसका असली नाम था बैकरेन। उसके बाल सफेद थे जैसे किसी सफेद ड्रैगन की परतें। वो पुरुष होते हुए भी इतना सुंदर था कि लोग उसे देखकर रुक जाते थे। जिनको पूरा यकीन हो जाता है
ये वही मुरिम की कहानी है। वो याद करता है कि सुप्रीम डेमन किंग नाम की किताब में जब क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी ग्रुप पर हमला होता है तो गॉडली डॉक्टर बैकरेन ही कहानी के असली हीरो यो रेउन को बचाता है। उसके बाद बहुत कुछ होता है और फिर किताब के दूसरे भाग में जाकर वही डॉक्टर एक बीमारी के कारण मर जाता है। जिनको अब भी विश्वास नहीं होता कि वो डॉक्टर उसकी आंखों के सामने खड़ा है। अब जब वो डॉक्टर मरीजों की नब्ज चेक कर रहा होता है, वो जिनके लगाए टांकों को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो अपने लबादे से एक डिब्बा निकालता है, उसमें से कॉटन निकालता है और फिर मंत्र पढ़ते हुए इलाज शुरू करता है। यू ह्यून घबरा कर पूछता है, बैकरेन, क्या लीडर वू और मिस्टर गोंग सुन बच पाएंगे? बैकरेन पीछे देखता है और कहता है, पहले मुझे ये बताओ कि इन जख्मों का इलाज किसने किया? यू ह्यून जिन की तरफ देखता है और जिन धीरे से कहता है, मैंने किया था। बैकरेन उसकी बहुत तारीफ करता है। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सिलाई करना आसान नहीं होता। तुम्हारे इलाज की वजह से ही ये लोग बच पाए हैं। जिन हैरान रह जाता है। बाकी लोग भी हैरानी में होते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि व्हाइट ड्रैगन जैसा महान डॉक्टर किसी बच्चे की तारीफ कर रहा है। लोग आपस में बात करते हैं, इतना अच्छा इलाज था, ये बच्चा कौन है? बैकरेन कहता है, ऐसी गंभीर चोट को इतनी शांति से संभालना बहुत बड़ी बात है। जिन कहता है, वो मैं बस इन्हें बचाना चाहता था। बैकरेन मुस्कुराता है, गांगहो, इस दुनिया में ऐसे सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। कुछ समय बाद यू ह्यून कहता है, मैं अपनी आधी सेना को यहां छोड़कर जाता हूं, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। जिन हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अब क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी ग्रुप भी उसके एहसानमंद हैं। उसे याद आता है, यू ह्यून ने वादा किया था कि वो एक दिन इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। कुछ समय बाद जब सब लोग जाने लगते हैं, एक आदमी बैकरेन से कहता है, आपने खुद को बहुत थका लिया है। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? आपको यहां आने की जरूरत नहीं थी। बैकरेन मुस्कुराकर कहता है, मुझे तो आना ही था। क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी ने एक समय मेरी मदद की थी, मुझे छुपाया था। अब जब मैंने उनके एक भाई की जान बचाई है, तो मैंने अपना कर्ज चुका दिया है। वो आदमी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता है और पूछता है, क्या आप उसी लीडर वून की बात कर रहे हैं? बैकरेन हाँ में सिर हिलाता है, हाँ वही। लेकिन बाकी की मौतें भी कम दुखद नहीं हैं। किसी अपने को खोना बहुत बड़ा दुख होता है। उसका साथी कहता है, अब तो आपने अपना कर्ज चुका दिया है। बैकरेन सोचता है, शायद हाँ, अगर हम उधार का हिसाब रखें। लेकिन उसका साथी जानता है कि उसने अपनी ताकत से बहुत ज्यादा किया है। वो कहता है, आप जानते हैं कि 9 क्लाउड एब्सोल्यूट पल्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। बैकरेन जानता है कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं बची है और वो खुद सोचता है, मैं 40 साल से ऊपर कैसे जिंदा हूं? मुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। यू ह्यून को उसकी बात सुनकर चिंता होती है और वो कहता है, ऐसी बातें मत कहिए। बैकरेन मुस्कुराकर कहता है, मैं एक शिष्य बनाना चाहता हूं। मुझे पता है मेरी उम्र ज्यादा नहीं बची है, लेकिन वो बच्चा इसके लायक है। यू ह्यून गुस्सा करता है, आपको पता है कि ये आपको और जल्दी मार सकता है, फिर भी आप जिद कर रहे हैं। बैकरेन कहता है, हाँ, पर वो बच्चा सच में खास है। यू ह्यून जानता है कि बैकरेन की जिद के आगे कोई नहीं जीत सकता, तो वो हार मान लेता है। दूसरी तरफ जिन बेहोश पड़ा होता है, उसे एक जानी पहचानी खुशबू आती है, जैसे बचपन में बाजार जाते समय आती थी। उसकी आंखें खुलती हैं और वो खुद को किसी अजीब सी जगह में पाता है। तभी बैकरेन आता है और कहता है, थोड़ा और आराम करो। जिन चौंक जाता है, सब लोग उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। फिर वो उस बच्चे को देखता है जिसका उसने इलाज किया था उसे। बाकी दो घायलों की चिंता होती है और वो पूछना चाहता है कि वो कहाँ है। बैकरेन कहता है, ये क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी का बेस है। वो आगे बताता है कि तुम पूरी यात्रा में बेहोश ही थे, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। जिन उसे नजदीक से देखता है और सोचता है, ये तो किसी सेलिब्रिटी जैसा दिखता है और ये मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहा है। उसे अजीब लगता है कि इतना बड़ा डॉक्टर उससे इतनी इज्जत से बात कर रहा है। बैकरेन कहता है, अगर तुमने उस समय तुरंत इलाज न किया होता तो सबकी जान चली जाती। तुम्हारा इलाज ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद थी। जिनको बहुत राहत मिलती है जब वो सुनता है कि सब लोग अब ठीक हैं। बैकरेन बताता है, अब कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। क्लाउड ड्रैगन और नोबल क्लान दोनों तुम्हारे एहसानमंद हैं। जिनको ये सुनकर और भी ज्यादा झटका लगता है। नोबल क्लान? बैकरेन पूछता है, क्या तुम्हें याद है जिन लोगों को तुमने बचाया उनमें एक लड़की थी जिसकी कमर पर तलवार बंधी थी? जिन हाँ में जवाब देता है। बैकरेन बताता है, वो लड़की नोबल क्लान की बेटी है और क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। अगर तुम नहीं होते तो वो मर चुकी होती। जिनको याद आता है कि नोबल क्लान उसी कहानी में एक बहुत बड़ा परिवार था जो बाद में कहानी में आता है। वो सोचता है, क्या वो लड़की उस बड़े परिवार के मुखिया की बेटी थी? पर फिर वो खुद से कहता है, जो भी हो, मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो जरूरतमंद थी। जिन उठने की कोशिश करता है और बैकरेन से कहता है, ये सब तो मेरा फर्ज था। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है, उसे चक्कर आता है और गिरने ही वाला होता है। तभी यू ह्यून उसे पकड़ लेता है। जिन उसे देखकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि ये वही जनरल यू ह्यून है जो व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर की सेवा में रहता था। वो सोचता है, मुझे पक्का यकीन है उसकी आंखें और उसका व्यवहार वही है। जिन कहता है, मैंने बस जितना कर सका किया।
वहां खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि एक बच्चा इतनी गहरी बातें कैसे कर सकता है। बैकरेन एक डिब्बा निकालकर उसे देता है और कहता है, ये अंदर लेने वाली दवा है। नोबल क्लान ने ये तुम्हारे लिए भेजी है, शुक्रिया अदा करने के लिए। सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो दवा 100 साल पुराने चीड़ के पेड़ की जड़ से बनी होती है और बहुत कीमती होती है। जिन उस दवा को देखकर सोचता है, ये तो बहुत कीमती चीज लग रही है। सब इतने चौंक क्यों गए हैं? उसे समझ नहीं आता कि ये दवा क्या है और उसे ये भी नहीं बताया जा रहा। उसे लगता है, अगर ये लोग इसका नाम ही बता देते तो शायद मैं अंदाजा लगा पाता कि ये क्या चीज है। तभी बैकरेन कहता है, ये दवा अंदरूनी चोटों के लिए बहुत अच्छी है, इससे सिरदर्द भी ठीक हो जाएगा। तुमने जबरदस्ती अपने शरीर से बहुत काम लिया है, इसलिए इसे जल्दी से ले लेना चाहिए। जिन सोचता है, अगर ये अंदर की चोटों के लिए है तो शायद ये किसी तरह का एलिक्सिर यानी बहुत असरदार दवा है। फिर वो सोचता है, ठीक है, डॉक्टर ने कहा है तो मरीज को सुनना चाहिए। वो दवा ले लेता है, उसे घूरता है, फिर निगल लेता है और दोबारा सो जाता है। कुछ समय बाद यू ह्यून बैकरेन से पूछता है, क्या आप वाकई उस बच्चे को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं? बैकरेन सिर हिलाकर हाँ करता है। यू ह्यून कहता है, मुझे लगता नहीं कि कोई भी इंसान आपके जैसा गुरु बनने का मौका छोड़ना चाहेगा, लेकिन फिर भी मुझे चिंता है। बैकरेन मुस्कुराकर कहता है, मुझे भी डर है कि शायद ये बच्चा मना कर दे। यू ह्यून हैरान हो जाता है, क्या मतलब? बैकरेन एक सुई उठाता है और कहता है, थोड़ा मेहनत वाला तरीका अपनाना होगा, तभी उसका मन बदलेगा। यू ह्यून डर जाता है। उसे लगता है कि बैकरेन कुछ बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, लेकिन वो जानता है कि अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। फिर बैकरेन धीरे से जिन की तरफ बढ़ता है, सुई को उसके माथे के पास लाता है और कोई मंत्र पढ़ने लगता है। यू ह्यून ये सब देखकर सोचता है, मुझे नहीं पता कि मुझे उसके लिए दुख महसूस करना चाहिए या जलन, क्योंकि अब उसका जीवन आसान नहीं रहेगा। दूसरी ओर जिन को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वो तितली है और उसे एक पागल आदमी ने उसे पकड़ लिया है और सुइयों से उसकी देह में छेद कर दिए हैं। इस बात ने उसे परेशान कर दिया और वह चाहता था कि कोई उसे बचा ले। वह बार बार किसी से कह रहा था कि उसे बचा लो। वह बस चाहता था कि यह सब खत्म हो जाए। कुछ समय बाद नायक को होश आया और उसने देखा कि वही छत है जो उसने नींद में जाने से पहले देखी थी। उसने अपनी आंखें खोली और एक अजीब सी बदबू महसूस की। सोचने लगा कि यह क्या है, जैसे कुछ सड़ रहा हो, और वह बदबू इतनी घिनौनी थी कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। जब वह उठकर बैठा तो उसने देखा कि वह पूरी तरह से नग्न है और सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। नायक की चिल्लाहट सुनकर बेकरेन वहां आ पहुंचा और उसने पूछा, तुम उठ गए? जिन उसे देखकर चौंक जाता है, क्या ये पूरी रात मेरी देखभाल कर रहा था? उसे लगता है कि ऐसे काम तो आमतौर पर नौकर करते हैं। बैकरेन जैसा महान डॉक्टर खुद ऐसा क्यों करेगा? बैकरेन मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे शरीर में ज्यादा गंदगी जमा नहीं थी, ये अच्छा है। जिनको अपनी पीठ पर कुछ चिपचिपा सा महसूस होता है, जैसे सूखे रबर का कोई टुकड़ा चिपका हो। बैकरेन पूछता है, तुम ठीक हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? जिन सोचता है, शायद ये बदबू उसी चिपचिपी चीज की है, लेकिन मेरा शरीर तो बहुत हल्का लग रहा है। फिर वो बैकरेन से कहता है, आप मुझसे आराम से बात करिए, इतनी इज्जत से मत बोलिए, अजीब लगता है। वो बैकरेन को देखकर सोचता है, शायद इसी को लोग असली सुंदरता कहते हैं। बैकरेन हंसता है और कहता है, ठीक है, अब से मैं आराम से बोलूंगा। जिन खुश हो जाता है और कहता है, इससे मुझे अच्छा लगेगा। बैकरेन जब उसकी पीठ पर हाथ रखता है तो जिन पूछता है, ये मड्डी काई क्या होता है? मुझे लगा था कि मैं अंदर की चोटों के इलाज के लिए यहाँ हूँ, बैकरेन समझाता है। जब मैं तुम्हारा इलाज कर ही रहा था तो साथ में हड्डी सुधारने की प्रक्रिया भी कर दी, क्योंकि मार्शल आर्ट्स सीखने से पहले ये करना जरूरी है। जिन ये सुनकर चौंक जाता है, उसे याद आता है कि मुरिम की कहानियों में बोन रिस्ट्रक्चरिंग यानी हड्डियां और शरीर को अंदर से शुद्ध करना एक बहुत ऊंचा इलाज होता है। इस प्रक्रिया से शरीर की सारी गंदगी, जहर और कमजोरी बाहर निकल जाती है। जिन खुश हो जाता, तो अब मेरा शरीर पूरी तरह साफ हो गया है। लेकिन फिर उसे याद आता है, बैकरेन ने कहा था कि अब वो उसे मार्शल आर्ट्स सिखाएगा। क्या मतलब? मुझे मार्शल आर्ट्स भी सिखाएंगे? तभी बैकरेन कहता है, अब तुम्हें साफ सफाई करनी चाहिए। फिर वो यू ह्यून को बुलाता है जो जिन को कपड़ा उड़ा देता है। जिन सोचता है, अगर ये बोन रिस्ट्रक्चरिंग बैकरेन जैसा महान डॉक्टर कर रहा है तो ये आम इलाज जैसा नहीं होगा। आखिर वो ये सब मेरे लिए क्यों कर रहा है? कुछ समय बाद जिन एक बड़े से गर्म पानी के तालाब में नहा रहा होता है। ये तालाब क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी ग्रुप के बेस में था। बहुत आलीशान जगह थी, एकदम किसी राजा का घर लगे। जब बैकरेन ने कहा कि जिन इस ग्रुप का रक्षक बन गया है तो सबने उसे अपनी सबसे अच्छी सुविधा दी। यही स्नान घर भी उसी में से एक था। नहाने के बाद जिनको सिर में थोड़ा दर्द होने लगता है, जब भी वो ये सोचने की कोशिश करता है कि वो कौन है, कहां से आया है, उसके माँ बाप कौन है, या क्या वो कभी किसी ग्रुप से जुड़ा रहा है, तो उसका सिर तेजी से दुखने लगता है। वो सोचता है, शायद मेरी याददाश्त चली गई है। अगर मैं ऐसे ही अनजान बना रहूं तो कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद जब यू ह्यून बाहर जा रहा होता है तो वो जिन से कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। जिन को लगता है ये नौकर कुछ ज्यादा ही सख्त है, लेकिन वो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि अचानक एक अजनबी बच्चा आ जाता है और उसे व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर खुद इलाज करता है। कोई भी संदेह करेगा। वो पानी में दुबक कर सोचता है,
अब मेरा शरीर तो एक बच्चे का है, पर दिमाग अभी भी बड़ा है। पिछली जिंदगी में मैं किसी को बचाते हुए मरा था और अब किसी को बचाकर जिंदा हूं। वो सोचता है, अगर उस दिन मुझे कोई और मिल गया होता, जैसे डाकू या भेड़िए, तो मैं मर गया होता। उसके पुराने जीवन की यादें एक एक करके उसके जहन में लौट रही थीं। वो एक ऐसा जीवन था जिसमें कोई परिवार नहीं था, न रिश्तेदार, न कोई प्यार करने वाला, लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत से वो जिंदगी जी। अब उसे समझ नहीं आता कि इस नई जिंदगी को कैसे जिए। और यू ह्यून ने बताया था कि उस बच्चे के बारे में जानने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा, सबको डाकुओं ने मार डाला। वो याद करता है कि ये लोग सीओ की तरफ जा रहे थे और वही जगह है जहां डेमन फोर्सेस की शुरुआत होती है। उसे याद आता है किताब में यही लिखा था कि कहानी का हीरो योहारेउन डेमन फोर्सेस को सीओ के जरिए ज्वाइन करता है। फिर वो सोचता है, और मैं तो इस कहानी में एक बिना नाम वाला एक्स्ट्रा किरदार हूं जो पहले ही पेज पर सिर में गोली खाकर मर जाता है। मैं अनाथ हूं जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना घर, ना परिवार, ना कोई सपना। मैंने हमेशा दूसरों के लिए जिया। शायद अब मेरी बारी है कि मैं खुद के लिए जी पाऊं। अगर मुझे परिवार चाहिए तो मुझे पैसे कमाने होंगे, और ये मुरिम की दुनिया है जहां जान की कोई कीमत नहीं। तो अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा। वो आईने के सामने खड़ा होता है और खुद से कहता है, मेरे पास ना दौलत है ना ताकत, लेकिन मुझे आने वाले समय की जानकारी है और डॉक्टर की जरूरत हर जगह होती है। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर यू ह्यून के पास जाता है। यू ह्यून उसे देखकर हैरान होता है, क्या ये वही बच्चा है? कितना बदला बदला सा लग रहा है। फिर वो कहता है, चाय घर में तुम्हारे लिए गर्म चाय तैयार है, चलो मेरे साथ। जिन चुपचाप उसके पीछे चलता है। यू ह्यून को लगता है इस बच्चे में तो बिल्कुल भी काई, मतलब इस दुनिया की ऊर्जा नहीं है, और इसका मार्शल आर्ट्स का स्तर तो मुरिम के बाकी बच्चों से भी नीचे है। मेरे मास्टर बैकरेन ने कहा था कि इसकी स्किल्स काफी हैं, लेकिन मेरी नजर में ये अभी बहुत पीछे है। अगर ये वाकई मेरे मास्टर का शिष्य बना तो उसके जीवन के बचे हुए दिन और कम हो सकते हैं। जिन देखता है कि यू ह्यून बहुत शक की नजर से उसे देख रहा है, उसे अपने इंटर्नशिप के दिन याद आ जाते हैं जब लोग ऐसे ही तिरछी नजरों से देखा करते थे। बाद में जब वो चाय घर में बैठता है तो उसे कुछ मिठाइयां और नाश्ता दिया जाता है, लेकिन वो सोचता है, इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? जरूर कोई वजह है। फिर उसे याद आता है, कहानी में तो व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर ने किसी के लिए बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर कभी नहीं किया था। क्या उसने मेरे लिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ? अगर ऐसा है तो बात बहुत गंभीर है। उसे याद है, उस इलाज में बहुत ज्यादा इनर काई की जरूरत होती है, और बैकरेन तो खुद अपनी बीमारी को इनर काई से दबा रहा था। जिनको समझ आता है, अगर उसने मेरे लिए ये इलाज किया है तो शायद उसी वजह से वो कहानी की शुरुआत में ही मर गया था। ये छोटी बात नहीं है। किसी और के लिए खुद को कुर्बान करना बहुत बड़ा कदम होता है। वो सोचता है, मुझे इस डॉक्टर को बचाना है। मुझे सब कुछ याद है, कहानी भी और आधुनिक मेडिकल साइंस भी। शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। लेकिन तभी उसकी नजर उस मिठाई पर जाती है। उसे शक होता है, ये बिस्किट, क्या ये काई डिस्पर्सिंग पॉइजन तो नहीं? वो समझ जाता है, ये तो डेमन क्लान की चाल हो सकती है। वो लोग किसी को जासूस बनाकर भेजते हैं, इन लोगों को नशे का आदी बना देते हैं, फिर हमला करते हैं और सबको मार डालते हैं। वो सोचता है, अब मुझे यकीन करना होगा और इन बिस्किट्स को खाना होगा। शायद उनमें से कोई जहरीला निकले, तभी मैं उन्हें दिखा पाऊंगा कि यहाँ खतरा है। ये जहर दिखता नहीं, ना रंग होता है, ना गंध। इसका पता तो सिर्फ असर से ही चलता है। अब मुझे खुद ही गिनी पिग बनना पड़ेगा। पिछली जिंदगी में भी मैं अपने साथियों पर टेस्ट करता था, अब बारी मेरी है। तरक्की किसी भी कीमत पर हो, तरक्की ही होती है जिन थोड़ा रुकता है, फिर धीरे धीरे वो बिस्किट उठाता है और उसे मुंह में रखता है। वो सोचता है कि अब वो ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। जब वो खा ही रहा था तभी बैकरेन कुछ लोगों के साथ वहां आ गया। जिन चौंक गया। वो सोचने लगा कि वो कौन है जो फूस की टोपी पहने हुए है। देखने में वो कोई औरत लग रही थी। वो औरत उसके पास आई और उसके सामने झुककर शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि उसे बताया गया था कि उनका बहन लड़के की वजह से ही बचा है। अगर वो नहीं होता तो बहन नहीं बच पाता। इसलिए उस कुलीन महिला मो ने वादा किया कि वो इस मदद का बदला जरूर चुकाएगी। वहां मौजूद सब लोग सोचने लगे कि शायद वो महिला गोंग्स ह्यून ही है, जो यहाँ अपने छोटे कजिन सुनियोंग से मिलने आई है। जिन उससे बोला कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे तो बस खुशी है कि वो किसी की मदद कर सका। वो महिला मुस्कुरा दी और ये जानकर खुश हुई कि वही यहाँ का नेता है और एक महान डॉक्टर भी। उसने साफ कहा कि उनका पूरा खानदान इस मदद को कभी नहीं भूलेगा। मुख्य लड़का थोड़ा शर्मिंदा हो गया क्योंकि वो बार बार उसकी तारीफ कर रही थी। जिन उससे बोला कि उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अचानक उस लड़के को कुछ याद आया। उसने तुरंत उस महिला से कहा कि वो उससे बात करने के बजाय अपने परिवार से मिलने चली जाए, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। महिला ये सुनकर थोड़ी चौंक गई। फिर उसने विनम्रता से माफी मांगी और वादा किया कि अगली बार वो उससे जरूर मिलेगी, और वहां से चली गई। जिनको याद आया कि सोन ह्यून मुख्य परिवार में जन्मी इकलौती बेटी है, लेकिन मुख्य परिवार के बहुत से बड़े बुजुर्ग उसे लेकर निराश हैं क्योंकि उसमें तलवार चलाने की कोई खास काबिलियत नहीं है। वो ऐसी लड़की है जो मुख्य परिवार की गुप्त तकनीकें नहीं सीख सकती। उसे एक ऐसी जड़ी बूटी की तरह माना जाता है जो किसी औषधि का काम नहीं करती। दूसरी तरफ सुनियोंग, जो कि साइड वाले यानी कोलेटरल परिवार की वारिस है, वो पहले से ही अपनी पहचान बना चुकी है। हालांकि सन ह्योन को उनके परिवार का नाकाम सदस्य माना जाता है।
फिर भी वो अपनी छोटी बहन सुन योंग से बहुत प्यार करती है और उसकी बहुत परवाह करती है। सबसे ज्यादा कहानी के मुताबिक असल में उस जगह पर सेयोंग की मौत हो जानी थी और सुनयोंग जो उसे बहन जैसा प्यार करती है, उसकी मौत से बहुत दुखी होकर गुस्से में आ जाती। उसे बाद में पता चलता कि यह सब मुख्य परिवार के एक बुजुर्ग का प्लान था जो चाहता था कि सुनयोंग ही कुल की अगली वारिस बने और इसी बहाने वो एक भयानक नरसंहार करवाना चाहता था। इस तरह चिन्ही ने भविष्य में होने वाले बड़े खून खराबे को रोक दिया। जिन सोचने लगा कि अगर इस कहानी को उपन्यास के हिसाब से देखें तो ये लगभग पहले भाग का प्रस्तावना यानी प्रोलॉग ही लगता है, जहां एक सफेद ड्रैगन जैसा दिव्य चिकित्सक राक्षस राजा हरायुन का इलाज करता है। यही वो दृश्य है जहां सब कुछ घटता है, साजिश भी यहीं शुरू होती है और जिसे अगर वो नहीं रोक सका तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। उसी समय यू ह्योन को यह देखकर राहत मिलती है कि जिन अब पहले से बेहतर लग रहा है और अब उससे थोड़ी बातचीत भी कर सकता है। लेकिन अचानक जिन खांसने लगता है, जिससे यू ह्योन घबरा जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो जानना चाहता है कि कहीं उसकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई क्या। जिन समझाता है कि दरअसल चाय पीने से उसकी गले में थोड़ी खुजली हो रही है, इसलिए खांसी आ रही है। बीन ये सुनकर मुस्कुराने लगा, लेकिन चिन्ही को थोड़ी चिंता हो गई। उसने सोचा कि भले ही उसे एक दिव्य इंसान माना जाता है, लेकिन वो अब भी एक मार्शल आर्ट्स का योद्धा है और इसी वजह से वो इतनी बारीक बातें समझ पा रहा है। जिन फिर से बोला कि पता नहीं क्यों लेकिन ये चाय उसकी गले में खुजली करवा रही है। बैकरेन ये सुनकर चौंक गया, क्योंकि उस चाय से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। फिर उसने पूछा, क्या तुम बुरा नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हारी नाड़ी चेक कर लूं? जिन ने हामी भरी और उसे इजाजत दी कि वो उसकी नाड़ी जांच ले। बैकरेन ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने छुआ, मुख्य लड़का थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसे कुछ गुदगुदी सी महसूस हुई। लेकिन उसे अब तक काई या भीतरी काई के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे बस ऐसा लगा कि कुछ नर्म सा उसकी शरीर के अंदर जा रहा है। बैकरेन ने उसकी नाड़ी जांची और समझ गया कि उसकी अंदर की काई पूरी तरह बिखर चुकी है। जिन चौंका और यू ह्योन भी ये सुनकर हैरान रह गया कि उसकी अंदर की काई बिखर गई है, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये लड़का कभी मार्शल आर्ट सीखा ही नहीं। बीन ने समझाया कि असल में वो औषधि की जो गोली दी गई थी वो कोलिन परिवार की तरफ से भेजी गई थी और जब उसने उसकी हड्डियां फिर से जोड़ी थीं, बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया की थी, तब उसने बहुत थोड़ी सी भीतरी काई भी उसके अंदर डाल दी थी। हालांकि वो बहुत कम मात्रा में थी, लेकिन अगर ऐसा न किया गया होता तो उस बच्चे के शरीर की सारी काई धीरे धीरे बाहर निकल जाती। इसलिए बीन ने उसके अंदर थोड़ी सी काई डालकर एक आधार बना दिया ताकि आगे भविष्य में वो इसका इस्तेमाल कर सके। यू ह्योन को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई कि बोन रिस्ट्रक्चरिंग जैसी प्रक्रिया भी हुई थी। इस तरह से एक ऐसा बच्चा जो मार्शल आर्ट्स नहीं जानता, उसमें दवाओं को अब्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। बीन अब परेशान हो गया, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकल गई तो उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग जाएगी। सब अपने बच्चों के लिए भी वही इलाज करवाने की भीख मांगेंगे। उसने समझाया कि वो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस का बहुत बड़ा कर्जदार है और अगर उसे सही याद है तो उसके पोते ने भी मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया होगा। यू ह्योन हंसने लगा और बोला कि वो तो बस बीन की जबरदस्त डॉक्टर जैसी काबिलियत से बहुत प्रभावित है। बैकरेन कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन वो बीन की बहुत तारीफ कर रहा था। जिन सोच रहा था कि सफेद ड्रैगन जैसे दिव्य डॉक्टर से तो ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है, वो तो लीडर के पोते को भी ध्यान में रखता है। और उसने मन ही मन सोचा कि बीन सच में इस दौर का सबसे नेक और सच्चा डॉक्टर है। थोड़ी देर सोचने के बाद बेरिंड ने कहा कि उसके अंदर की बिखरी हुई काई का कारण शायद काई बिखेरने वाला जहर हो सकता है। यू ह्योन ये सुनकर चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर कौन ऐसा होगा जो इस बच्चे को ऐसा जहर खिलाएगा, क्योंकि क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस तो कभी अपने उद्धारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। बैकरेन ने समझाया कि सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि ये किया किसने, बल्कि ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों किया गया। फिर उसने याद करते हुए कहा कि जो खाने पीने की चीजें उस बच्चे को दी गई थीं, वही चीजें तो वहां के बड़े अफसरों और शानदार योद्धाओं को भी दी जाती हैं। यू ह्योन ये सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं कोई उनकी पूरी टीम को निशाना तो नहीं बना रहा। बीन ने तुरंत आदेश दिया कि उस चाय और बिस्किट को फेंक दिया जाए और अपने सभी सैनिकों को तैयार रखा जाए, क्योंकि ये हमला हो सकता है। यू ह्योन सोचने लगा कि अगर ये हमला है तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि पूरे कैंप को जहर देना अपने आप में एक बड़ी साजिश है। वो तेजी से वहां से निकल गया और सबसे माफी मांगी, क्योंकि उसकी मंशा ये नहीं थी कि उस लड़के को उनकी परेशानियों में खींचा जाए। उसने कहा कि वो खुद इस मामले को संभालेगा। वो बाहर गया और अपने आदमी से कहा कि मैनेजर को बुलाया जाए। उसका आदमी बोला, जी अभी बुलाता हूं। बीन रिन ने जिन की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें काई बिखेरने वाले जहर के बारे में कुछ पता है? जिन सोचने लगा काई बिखेरने वाला जहर क्या होता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कहीं ये बात थी कि ऐसा जहर होता है जो शरीर के अंदर की काई को बिखेर देता है और वो बिल्कुल रंगहीन और गंधहीन होता है। उसे स्वाद से पता नहीं चल सकता था कि जहर किस बिस्किट में है, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने सारे बिस्किट खा लिए, इस उम्मीद में कि शायद किसी एक में जहर हो। उसके लिए उस जहर से प्रभावित होना जरूरी था। वैसे भी बहुत समय हो गया था जब वो खुद को मानव प्रयोग का विषय यानी इंसानी गिनी पिग बनाता था, क्योंकि दवा और इलाज कुर्बानी से ही बनते और बढ़ते हैं। पीछे मुड़कर देखे
तो उसने अपने कई सीनियर सहयोगियों को भी इंसानी गिनी पिग बना डाला था, ताकि वो नसें ढूंढने की प्रैक्टिस कर सके। वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि तरक्की चाहे छोटी हो या बड़ी, तरक्की ही होती है, तो जाहिर है वो जहर जरूर खाएगा। बैकरेन उसे देख रहा था और सोच रहा था, चाहे वो जहर केवल काई को ही बिखेरे, जहर तो जहर ही होता है, तो फिर ये बच्चा उसे खुद से क्यों खाएगा। उसने फिर कहा कि अगर जांच के बाद कुछ भी मिलता है तो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस को बचाया जाएगा, लेकिन उसका श्रेय बीन को नहीं बल्कि चिन्ही को जाएगा। उसे ये सोचकर बुरा लगा कि वो एक मासूम बच्चे पर इतना दबाव डाल रहा है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने चिन्ही से कहा कि जब ये सब खत्म हो जाए तो वो उसके साथ बैठकर थोड़ा बात करे। जिन बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि ये तो पैसे उगाने का एक बेहतरीन मौका है। उसने मन ही मन सोचा कि ये लोग उसे और ज्यादा पैसे दिखाएं, क्योंकि उसे तो ना उन दिव्य एलिक्सर्स के बारे में कुछ पता है, ना ही मार्शल आर्ट्स का कोई ज्ञान है। इसलिए उसे तो बस पैसा चाहिए, क्योंकि वो इस वीरान और अजनबी जंगल में अकेला फंसा हुआ है। अब जब वो इस हाल में है तो जितना हो सके उतना पैसा निकाल लेना ही समझदारी होगी। उसे तो ये तक याद नहीं कि वो कहाँ से आया है या उसका परिवार कौन है। तो अगर ऐसा बेरुखा और खुद से कटा हुआ इंसान भी किसी के काम आ गया तो उसके लिए बस इतना ही काफी है। और यही सोचकर सब हैरान भी रह जाते हैं। चिन्ही ने सोचा कि उस पर जो असर हुआ है वो उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। शायद उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है। यू ह्योन ने कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, भले ही दिखने में कमजोर लगे, लेकिन वो खुद क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस का लीडर है, और क्योंकि वो जिन जगह का उद्धार करता है वो उसे निराश नहीं होने देगा। बैकरेन ने लीडर को रोकते हुए कहा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लीडर जानता था कि बीन तो इतनी दूर तक चला गया है कि उसने उस बच्चे पर हड्डी पुनर्निर्माण प्रक्रिया, बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर तक कर डाली है, लेकिन फिर भी बेरिन ने मना कर दिया। और लीडर को समझ नहीं आया कि वो आखिर क्यों इनकार कर रहा है। रात को जब पूरी एजेंसी शांत थी और कोई भी उस जगह की निगरानी नहीं कर रहा था, तभी कुछ हत्यारे वहां आ पहुंचे। वो छत की ओर भागे और वहां से पूरे इलाके में फैल गए। लेकिन उन्हें ये बात अजीब लगी। ये जगह कुछ ज्यादा ही शांत लग रही थी। उन्हें शक हुआ कि शायद उनके जासूस ने काई बिखेरने वाला जहर देने के साथ साथ लोगों को नींद की गोलियां भी खिला दी होंगी। अचानक एक आदमी सामने आया और उसने बताया कि सारे एजेंट अपनी अपनी जगह पर हैं। वो हत्यारा एक ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है जिसे वे लोग नहीं पहचान सकते, जिन्हें काई का ज्ञान नहीं है। जब वे हमला करने के लिए दौड़े तो यू ह्योन ने अपने आदमी से कहा कि दुश्मन को नष्ट कर दो। हत्यारे अचानक होने वाले हमले से चौंक गए और सोचने लगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। अचानक यू ह्योन लीडर के पीछे दौड़ा और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी, जिससे हत्यारा घबराया और यह समझ नहीं पाया कि लीडर को उनका योजना कैसे पता चला। लीडर ने कहा कि उनके साथ दिव्य डॉक्टर, मतलब गॉडली डॉक्टर हैं, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हत्यारे ने सोचा कि उनके सामने उसे झड़ दिया जा सकेगा। फिर लीडर ने पूछा, तुम्हें किसने भेजा? हत्यारे ने सोचा कि सफेद दिव्य डॉक्टर से ऐसी उम्मीद थी, और उसने यह स्वीकार किया कि वह बताएगा कि उसे किसने भेजा था। लेकिन जब लीडर उसकी बात सुन रहा था, हत्यारे ने एक सस्ते तरीके से छत तोड़ी और उसके चेहरे पर उसके टुकड़े फेंक दिए। यू ह्योन इससे परेशान हो गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। फिर उसने अपनी विशेष कला येलो एम्परर्स सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हत्यारे पर हमला किया। हत्यारा पीछे धकेल दिया गया, लेकिन जल्द ही वो फिर लीडर की ओर दौड़ा, अपनी तलवार लहराते हुए, और हमला करने की कोशिश की। हालांकि यू ह्योन ने उसके हमले से बचते हुए अपनी पूरी ताकत से उसकी तलवार को रोक दिया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ। दोनों हत्यारा और लीडर बिना किसी नुकसान के बच गए। लेकिन अचानक यू ह्योन के हाथ कांपने लगे और उसने महसूस किया कि उसके दुश्मन ने वैम्पीरिक गोस्ट सोर्ड्समैनशिप का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब था कि वो किसी दैत्य ताकतों का हिस्सा था। थोड़ी ही देर में उसका ओपोनेंट अपनी सोर्ड में डार्क माना भर देता है और लीडर की तरफ इशारा करता है। फिर वो वैम्पिरिक गोस्ट की सोर्ड्समैनशिप दिखाता है। एक तेज सोर्ड फ्लरी चलती है, जिससे उड़ता हुआ ब्लड यू ह्यून पर गिरता है। यू ह्यून ने अपनी येलो एम्परर्स सोर्ड टेक्निक और करेक्शन का इस्तेमाल करके काउंटर अटैक किया, जिससे एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। लीडर को पहले से उम्मीद थी कि सामने वाला वैम्पिरिक गोस्ट ब्लेड का इस्तेमाल करेगा, एक डेमोनिक ब्लेड जो सिर्फ ब्लड चाहती है। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि वो डेमोनिक फोर्सेस का हिस्सा है या नहीं। बुरी ताकतों का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करना गलत है। यू ह्यून ने अपनी सोर्ड उठाई ताकि वो ओपोनेंट को हराकर सबकी रक्षा कर सके, क्योंकि वही उसका कर्तव्य था। असैसिन ने सोचा कि यू ह्यून मूर्ख है और उसने उम्मीद की थी कि वो इतना बड़ा ओपनिंग छोड़ेगा, इसलिए वह तुरंत उस पर हमला करने दौड़ा। लीडर परेशान था क्योंकि उसे लगा कि शायद वो जल्दी मर जाएगा, लेकिन किसी तरह उसने हमला बचाया और फिर अपनी स्किल का इस्तेमाल किया। तभी स्काईराइज ड्रैगन जमीन पर लेटा हुआ था और उसने दुश्मन पर हमला कर दिया। असैसिन सोचने लगता है क्या ऐसी भी कोई सोर्ड स्टाइल होती है, और फिर उसकी मौत हो जाती है उसकी हत्या के बाद। लीडर अपने साथियों को आदेश देता है कि दुश्मनों को पूरी तरह ओब्लिटरेट कर दो। उसी समय प्रोटैगनिस्ट झांक कर देखता है और महसूस करता है कि यह तो जैसे युद्ध शुरू हो गया है। यह देखकर वह चिंतित हो जाता है और वापस लौटता है। फिर उसे याद आता है कि वो बच्चा अब तक नहीं जागा है।
जब वह उस बच्चे के आगे के जीवन के बारे में सोचता है तो उसे लगता है शायद उसके लिए यही बेहतर होगा कि वह कभी ना जागे। प्रोटैगनिस्ट को यह देखकर हैरानी होती है कि इतनी सारी ताकतें सिर्फ उसे मारने आई हैं और ये पूरा संसार जैसे एक बच्चे की जिंदगी खत्म करने के लिए चल पड़ा है। उसे यह पता था कि क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विसेज बहुत मजबूत हैं, इसलिए अगर उसने उन्हें अभी देखा भी ना होता तब भी शायद वो जीत ही जाते। हालांकि तब और ज्यादा ब्लडशेड होता और दुश्मनों के लिए वो एक बहुत बड़ी हार साबित होती। अगर ऐसा होता तो कई दूसरी सिक्योर डिलीवरी सर्विसेज क्लाउड ड्रैगन की जगह लेने के लिए आपस में लड़ पड़ती। अब जब कैलेमिटी मतलब विनाश आने ही वाला है, प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं हो रहा कि यह बच्चा इतनी तबाही के बीच भी चैन से सो रहा है। अचानक वो बच्चा अपने ड्रीम में जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे जेन चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया है और ये बीस्ट सपने में क्या चिल्ला रहा है। वो सोचने लगा, क्या उसे अब इस बच्चे को जगा देना चाहिए? लेकिन उसे यह भी याद था कि पहले जब उसने उसे जगाने की कोशिश की थी तब भी वो जरा भी नहीं हिला था। प्रोटैगनिस्ट को जो आवाजें सुनाई दे रही थीं, उनसे उसे लगने लगा कि ये सिर्फ कोई नाइटमेयर नहीं है। उसे शक हुआ कि शायद बाहर से आ रही ब्लड की गंध इसकी वजह हो सकती है। वो तुरंत इंसेंस मतलब अगरबत्ती ढूंढने लगा। उसे यकीन था कि उसने उसे ड्रॉअर में देखा था। थोड़ी देर बाद वो मिल गई और उसने उसे जलाना शुरू कर दिया। उसे ठीक से नहीं पता था कि उस सेंट में क्या था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि ये खुशबू बाहर के खून की बदबू को ढक देगी, ताकि बच्चे की खून की प्यास फिर से न जागे। कुछ समय बाद बच्चा चिल्लाना बंद कर देता है, जिससे प्रोटैगनिस्ट को राहत मिलती है। आखिरकार थोड़ी पीस एंड क्वाइट मिला। वो मन ही मन सोचता है, अब तो ये बच्चा मुझ पर एक एहसानमंद हो गया है। प्रोटैगनिस्ट को पता है कि कहानी में मेन कैरेक्टर तो वही है, लेकिन फिर भी ये बेहतर होगा कि वो इस बच्चे के गुड साइड पर बना रहे। जो भी हो, बाहर लोग मर रहे हैं और इतनी तबाही मची है कि उसकी गुड नाइट स्लीप भी खराब हो चुकी है। उसने अंदाजा लगाया कि आज की रात तो उसे जागकर ही बितानी पड़ेगी। कुछ समय बाद बाहर का शोर थम जाता है, जिससे जिन चिन ही सोचता है शायद हालात अब काबू में आ गए हैं। ब्लड की बदबू और बाहर की तेज आवाजें अब शांत हो चुकी थीं। वो धीरे से बाहर झांकता है और देखता है कि कुछ लोग उन इलाकों की ओर भाग रहे हैं जहां घायल लोग थे। अब वो चाहता है कि जितने लोग बच गए हैं उन सबको मरीजों की मदद के लिए भेजा जाए। प्रोटैगनिस्ट को राहत मिलती है जब वो देखता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और ये घटना अब वैसी नहीं रही जैसी असल में होनी थी, क्योंकि जितनी कैजुअलिटीज मतलब मौतें घायल होनी चाहिए थीं उससे काफी कम हुई हैं। अब वो सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि क्लाउड ड्रैगन्स सिक्योर डिलीवरी सर्विसेज का बेस अब पूरी तरह सेफ है। वो उलझन में पड़ जाता है। क्या वो बस दर्शक बनकर स्पेक्टेट करे या सच में आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट मतलब योगदान करे? उसे दोनों में से एक चुनना है। वो सोचता है कि अगर वो पीछे खड़ा रहे तो ये सेफ चॉइस होगी, क्योंकि तब उसकी असली स्किल सबके सामने नहीं आएगी। वैसे भी लोग पहले से उसके उस बच्चे पर किए गए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट को लेकर सवालों से भरे हुए हैं, लेकिन वो ये भी जानता है अगर वो मदद करता है तो शायद वो उन लोगों की जान बचा सकेगा जो वरना मर जाते। लेकिन प्रोटैगनिस्ट जानता है कि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है, क्योंकि उसके मेडिकल प्रोसीजर्स इस दुनिया के लिए बिल्कुल अलग और अजीब हैं। इसलिए यह भी मुमकिन है कि लोग उसे किसी स्पाई मतलब जासूस के रूप में गलत समझ लें। इसलिए उसने तय किया कि वो यहीं रुकेगा और बाद में चुपचाप निकल जाएगा। फिर वो इस एजेंसी के लिए कुछ समय तक काम करेगा और इस नई दुनिया में एक डॉक्टर बनकर अपनी लिविंग कमाएगा। उसे यकीन है कि वो अपनी एडवांस्ड मेडिकल स्किल्स से बहुत सारे लोगों की जान बचा सकेगा। उसे अपना पिछला जीवन याद आता है और वो सोचता है, क्या वो बच्चा जिसे उसने बचाने की कोशिश की थी वाकई बच पाया था? फिर वो खुद से सवाल करता है, क्या उसे उस बच्चे को बचाने के लिए इतनी दूर तक जाना जरूरी था? क्यों उसने उन्हें पहाड़ में मरने के लिए छोड़ नहीं दिया? लेकिन इन सवालों का जवाब उसके पास भी नहीं है। इन्हीं सोचों में डूबा था कि अचानक वो बच्चा फिर से चीखने लगा, जिससे वो चौंक गया। और जब उसने ध्यान से देखा तो उसे हैरानी हुई, क्योंकि हरयुन अब सांस नहीं ले रहा था। प्रोटैगनिस्ट घबरा जाता है और तुरंत हरयुन को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागता। इससे वो और भी परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि अब शायद वे किसी बड़ी मुसीबत में हैं। वो पास जाकर देखता है और सोचता है, हरयुन अब तक क्यों नहीं सांस ले रहा? 1 मिनट से ज्यादा हो गया है। वो घबराकर उसे हिलाने लगता है और तभी अचानक हरयुन उठता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है, तुम्हें किसने भेजा? चिन्ही हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि इस बच्चे में इतनी खून की प्यास पहले से है। प्रोटैगनिस्ट सदमे में था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बच्चा इतना खतरनाक निकलेगा। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हरयुन को लगता है कि अब काफी हो गया है। वो कहता है कि वो उसे मार डालेगा और फिर उसकी कॉर्प्स यानी लाश से पूछेगा। जो जानना है, प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि उपन्यास में हरयुन के डीमन किंग बनने की एक बड़ी वजह थी, नेचुरल किलर का खून।
नेचुरल किलर एक ऐसा इंसान माना जाता है जो जन्म से ही दूसरों को मारने में जीनियस होता है। जितना ज्यादा वो मारता है उतना ही ताकतवर बनता जाता है। इसके अलावा नेचुरल किलर्स की मार्शल आर्ट्स सीखने की क्षमता भी असाधारण होती है। वो किसी से भी तेज और खतरनाक बन जाते हैं। कहा जाता है कि ये लोग इतने खतरनाक होते हैं कि जैसे खुद स्वर्ग ने उन्हें हत्यारा बनाकर भेजा हो। नेचुरल किलर्स के पास जितनी जबरदस्त पोटेंशियल होती है, उतनी ही खतरनाक उनकी एक कमजोरी भी होती है। वो अपनी ही शक्ति की मैडनेस में डूबने लगते हैं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है, क्योंकि हरयुन में वो पागलपन जरूर है जो एक मेन कैरेक्टर में होना चाहिए। मगर हैरानी की बात यह है कि वो उसे धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख रहा है और शायद एक दिन सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। लेकिन अभी चिन्ही के पास सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि हरयुन बहुत ताकतवर हो चुका है और वो किसी भी पल जानलेवा हो सकता है। उसे फौरन कोई रास्ता निकालना होगा। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है और एक कैंडल देखता है। फिर सोचता है कि शायद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो मोमबत्ती बेड पर फेंक देता है, जिससे आग लग जाती है। आग की लपटें देकर हरयुन थोड़े शांत हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, क्या ये फ्लेम्स हैं जिनसे उसकी मैडनेस शांत हो रही है, या फिर ये नेचुरल किलर की वो पागल तासीर है जो किसी वजह से बदल रही है। हरयुन चौंक कर इधर उधर देखने लगता है, जैसे खुद से पूछ रहा हो कि वो कहाँ है, क्योंकि उसे याद है कि वो कैरावैन के साथ था। अब वो धीरे धीरे प्रोटैगनिस्ट की गर्दन से अपनी पकड़ ढीली करता है और प्रोटैगनिस्ट किसी तरह उससे आजाद होता है। उसकी सांस उखड़ी हुई है और उसे लग रहा है कि शायद उसकी मौत बस कुछ सेकंड दूर थी। मगर तभी वो आगे देखता है, हरयुन फिर से उस पर झपटता है। अब उसे लग रहा है कि शायद वो फिर से बज़र्क हो गया है, क्योंकि उसकी आंखों में वो वही पागलपन है जो उपन्यास में लिखा गया था। जितना खून बहता है उतनी ही उसकी विनाश की प्यास बढ़ती जाती है। प्रोटैगनिस्ट तब और ज्यादा डर जाता है जब वो हरयुन को एक खास स्टांस में खड़ा देखता है, जो इस बात का संकेत है कि वो कोई खतरनाक मार्शल आर्ट्स तकनीक इस्तेमाल करने जा रहा है। अब प्रोटैगनिस्ट का सबसे पहला मकसद था उस साइको को शांत करना। वो सोचता है कि आखिर क्या तरीका हो सकता है, और फिर उसे एक बात याद आती है। वो धीरे से बोलता है, गैंगोस फेवर और ग्रज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सुनते ही हरयुन का हाथ रुक जाता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट अब भी सोचता है, क्या ये सच में असर कर गया? हरायुन को अपनी मां की कही बात याद आने लगती है। गंगो का फेवर और ग्रज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे कोई एहसान हो या दुश्मनी, दोनों ही आखिरकार खून बहाते हैं। इसलिए इन दोनों से दूर रहो। जब वो ये सुन रहा था तब वो रो रहा था। उसकी मां ने उससे कहा था, मेरी तरह मत जीना, एक अलग जिंदगी जीना। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि हरयुन के लिए उसकी मां ही उसकी आखिरी ब्लड रिलेटिव थी, और उसे उम्मीद थी कि उसकी मां के आखिरी शब्द ही उसे संभाल सकते हैं। वो धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है, क्या तुम सोचते हो कि तुम डीमन फोर्स में जाकर सुरक्षित रहोगे? अगर तुमने वो गलत पैरासाइट वेन्यू अपनाया तो तुम बस उनकी कठपुतली बनकर रह जाओगे। अब हरयुन शांत हो चुका है। वो प्रोटैगनिस्ट को छोड़ देता है और हैरान होकर पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? चिन्ही सोचता है कि यह बताना जरूरी नहीं है कि उसे यह सब कैसे पता है, और उल्टा हरयुन से पूछता है, तुम डीमन फोर्सेस के बारे में क्या जानते हो? प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा और सिर्फ ब्लड पैरासाइट को अपनाकर ही वो डीमन फोर्स में शामिल हो सकता था। डीमन फोर्स में शामिल होने वाले किसी के लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ब्लड पैरासाइट असल में एक ऐसा परजीवी होता है जो शरीर के अंदर रहकर उसे धीरे धीरे खा जाता है। जिस इंसान के शरीर में यह होता है, उसे हर 10 दिन में डीमन फोर्स द्वारा दी जाने वाली मेडिसिनल बॉल खानी जरूरी होती है। अगर समय पर यह मेडिसिन बॉल ना ली जाए तो वो परजीवी शरीर के अंदर अंडे डाल देता है और फिर वो अंडे शरीर के अंदर एक्सप्लोड हो जाते हैं और इंसान की दर्दनाक मौत हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट अब सीधे हरायुन से पूछता है, अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि इस ब्लड पैरासाइट को शरीर से निकालने का एक तरीका है, तो तुम क्या करोगे? हरायुन चौंक जाता है। वो गंभीर होकर पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें यह सब कैसे पता है? प्रोटैगनिस्ट कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है या उसे ये सब कैसे पता है, मुद्दा ये है कि उसे पता है हरयुन को क्या चाहिए। हरयुन उससे पूछता है, क्या तुम भी चर्च के पीछे हो? क्या तुम भी उसी से जुड़े हो? प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है। लगता है हरयुन उसे 8 ग्रेट डिमोनिक क्लैंस के किसी सदस्य से भ्रमित कर रहा है। ये अजीब नहीं है, क्योंकि उन क्लैंस के लोग अक्सर मिशन पर होते हैं और छिपकर काम करते हैं। प्रोटैगनिस्ट समझता है कि अभी सफाई देने का कोई फायदा नहीं और बस इतना कहता है, क्या यह बात अपने आप में काफी नहीं है कि एक छोटा बच्चा उस वैगन में अकेला था, बिना किसी बड़े के साथ? हरयुन कुछ भी समझ नहीं पाता। प्रोटैगनिस्ट एक लकड़ी का लट्ठा उठाकर दरवाजा बंद कर देता है। अब हरयुन हैरान होकर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? प्रोटैगनिस्ट गंभीर होकर जवाब देता है, उम्मीद है इससे तुम्हें फैसला करने में मदद मिलेगी। तभी बाहर कोई आवाज लगाता है, कोई अंदर है क्या? धुआं और आग दोनों तेज हो रहे हैं। वहां एक मरीज भी था। रेस्क्यूअर्स दरवाजा पीटने लगते हैं और कहते हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। मगर प्रोटैगनिस्ट उनकी बातों को नजरअंदाज करता है और सीधे हरयुन से पूछता है, क्या तुम मेरा हाथ थामोगे या फिर मरना पसंद करोगे?
हराइन गुस्से में जवाब देता है, मैं तो तुम्हें मारकर यहां से चला भी सकता हूं। प्रोटैगनिस्ट हल्की सी मुस्कान के साथ पूछता है, अच्छा, अगर ऐसा है तो जरा सोचो, तुम्हारे शरीर पर जो चोट के निशान हैं, अगर मैं जोर से चिल्ला दूं कि तुम एक स्पाई हो तो लोग किसकी बात पर यकीन करेंगे? ये सुनकर हरायून चौंक जाता है। बाहर से लोग आवाज लगाते हैं, घर का मालिक आ रहा है, जल्दी दरवाजा खोलो। अब हरायून को याद आता है, चिन्ह ही वही था जिसने उसे बेहोशी की हालत में उठाया और उसकी देखभाल की थी। वो बार बार बेहोश हो रहा था, इसलिए उसे लगा था कि शायद वो सब सपना था। लेकिन अब समझ आया कि वो सब हकीकत थी। उसे अब ये भी लगता है कि चिन्ही के इरादे भी एकदम साफ नहीं थे। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा उलझ जाता है, लेकिन फिर भी शांत होकर पूछता है, तो अब क्या करोगे? वो ये नहीं कहना चाहता था कि उसे नहीं पता था कि हरयून ही वो डीमन किंग है, और उसने बस उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो एक मरीज था जिसकी जान बचाना जरूरी था। वो बस कहता है, कमरे में थोड़ी ही देर में हवा भर जाएगी, धुआं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इसलिए जल्दी फैसला कर लो। हरयून कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, हम साथ मिलकर काम करेंगे। प्रोटैगनिस्ट हैरान रह जाता है, उसने सोचा भी नहीं था कि वो हयून का यह चेहरा देखेगा, ऐसा चेहरा जो अभी तक किसी का खून बहाए बिना भी इतनी शांति और गंभीरता लिए था। अचानक प्रोटैगनिस्ट ने दरवाजा खोल दिया। बाहर खड़े लोग राहत की सांस लेते हुए तेजी से अंदर दौड़ पड़े। उस छोटे पेशेंट को देखने के लिए प्रोटैगनिस्ट मासूम बनने की एक्टिंग करता है। वो दौड़कर उन पर कूद जाता है और कहता है, प्लीज इसकी मदद करो। रेस्क्यूअर को लगा कि शायद ये बच्चा बहुत डर गया था। वो बोला, अच्छा किया जो दरवाजा बंद किया, लेकिन शायद तुम्हें उसे खोलना नहीं आता था। हारायून को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिन्ही इतनी मासूमियत से एक्टिंग कर रहा है। वो आदमी सबसे पहले आग बुझाने में लग गया और कहने लगा, बच्चा जरूर सदमे में होगा। फिर उन्होंने शिन्ही से पूछा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? फैसला लिया गया कि सबसे पहले पेशेंट को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। प्रोटैगनिस्ट ने जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर हारायून की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। दूसरी तरफ ज्यादा गंभीर रूप से घायल लोगों को पहले वहां ले जाया जा रहा था जहां पहले से व्यवस्था की गई थी। एक आदमी ने अपने साथी से कहा, जाओ कुछ लाने का इंतजाम करो जिससे हम इन्हें उठा सकें। कईयों की टांगें टूटी हुई हैं। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट एक पेशेंट का इलाज कर रहा था। उसे देखकर सब हैरान रह गए। लोगों को लगा ये कैसा जबरदस्त इलाज है। कोई इंसान सच में ऐसे आंतों को साफ करके बच सकता है? उन्हें लगा शायद यही वही मेडिकल प्रोसेस है जिससे उस लीडर की जान बची थी। प्रोटैगनिस्ट उस मरीज की आंतों की सिलाई कर रहा था। उसे राहत मिली कि आंतें ज्यादा फटी नहीं थीं, अब बस उन्हें वापस सही जगह रखना था। प्रोटैगनिस्ट सोच रहा था कि इन्फेक्शन का क्या करेगा, क्योंकि ना तो उसके पास सक्शन मशीन थी, ना कोई अच्छा सैनिटाइजेशन डिवाइस। उसने मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा, पता नहीं मैं इसे बचा पाऊंगा या नहीं। लेकिन उसने सोचा, जो कुछ भी कर सकता हूं अभी कर लेता हूं। कामगारों ने देखा कि वो किसी चीज को डाल रहा है। उन्होंने पूछा, अब क्या कर रहे हो? क्या आंतों को अंदर नहीं डाल रहे? फिर उन्हें समझ आया कि वो एक कपड़ा अल्कोहल और मेडिसिन में भिगो रहा था। प्रोटैगनिस्ट को भरोसा था कि इससे वो पेट की अंदरूनी दीवारों पर फैला खून और झर साफ कर सकेगा, लेकिन साथ ही उसे पता था कि वो टॉक्सिन्स पूरी तरह से नहीं निकाल पाएगा। उसने फिर अपनी किस्मत को कोसा और सोचा, बस इतना ही कर सकता हूं और कुछ नहीं। आखिर में उसने वो भिगोया हुआ कपड़ा घायल हिस्से पर रखा और सोचा, काश इस दुनिया की थोड़ी सी क्यूआई इस्तेमाल कर पाता तो शायद मदद हो जाती। फिर उसने कोशिश की, जिससे आसपास के लोग हैरान हो गए। उसी समय एक आदमी ने बैक रिन को बताया, 35 लोग घायल हैं, जिनमें 12 की हालत गंभीर है। उनमें से 6 असाध्य माने जा रहे हैं। वो उस दिशा में हैं। लोग उधर देखने लगे और चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रोटैगनिस्ट उन्हीं में से एक पेशेंट के पास था। इधर प्रोटैगनिस्ट अगले मरीज को देखकर चिंतित हो गया, क्योंकि उसकी लंग्स फट गई थीं। अब उसे जरूरत थी एक स्कैल्पल जैसी चीज की, इसलिए वो तेजी से अपना टूल बॉक्स टटोलने लगा। आखिरकार उसे एक चाकू मिल गया। थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसी से काम चलाना था। चारों ओर खड़े लोग हैरान थे। क्या वो सच में उसी डैगर से कुछ करने जा रहा है? प्रोटैगनिस्ट ने गुस्से में सबको डांटा, खड़े मत रहो, जल्दी से मरीज को पकड़ो। सबने तुरंत हामी भरी। फिर उसने आदेश दिया, जल्दी से उसे सोक करो। उसे याद आया कि गांग हो में एक बेहतरीन तरीका होता है जिसे कहते हैं प्रेशर ब्लॉटिंग। बस खून बहना रोकने से ऑपरेशन की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। वो यही करने की कोशिश कर रहा था, तभी एकदम से कोई उसके सामने प्रकट हुआ। एक रहस्यमयी हस्ती, व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर। वो उसके हाथों की हरकतों को देखकर बोला, क्या यही तरीका है? चौंक गया। उसने सबको बताया, अब मैं इसे निकालने वाला हूं, सब लोग मरीज को कसकर पकड़ें। सबने हामी भरी। प्रोटैगनिस्ट ने धीरे से डैगर पकड़ा और खींच लिया। तभी चारों ओर घबराहट फैल गई। फेफड़ों से खून बहता जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। बैकरिन ने यह देखा और पूछा, क्या खून बहना ही असली समस्या है? फिर वो बोला, एक सेकंड, उसे रोको। उसने युओ को बुलाया, जो तुरंत वहां आ गया। प्रोटैगनिस्ट सोच में पड़ गया, इसे क्यों बुलाया गया? तभी युओ ने अपनी वॉइड कंट्रोल नामक स्किल का इस्तेमाल किया।
जिससे खून को एक जगह इकट्ठा किया जाने लगा। युओ की स्किल वैसी ही थी जैसे साइकोकिनेसिस, जिससे वो चीजों को हवा में उठाकर खींच सकता था। बीक रिन ने पूछा, क्या ये काफी होगा? प्रोटैगनिस्ट ने हामी भरी, लेकिन वो हैरान रह गया। क्या सच में वो ऐसा कर सकता है? वो सोच रहा था, मैंने कभी अपनी आंखों से ऐसा नहीं देखा था। पर फिर उसने खुद को संभाला। ये समय हैरान होने का नहीं है, मुझे अब ये हिस्सा अलग करना है। उसे याद आया, पिछले जीवन में आपातकालीन विभागों में मदद करने का अनुभव अब बहुत काम आ रहा था। प्रोसीजर पूरा करने के बाद उसने जख्म सिल दिया और राहत की सांस ली। कुछ समय बाद लीडर वार्ड में पहुंचे और पूछा, कितने गंभीर रूप से घायल लोगों को बचाया गया? स्टाफ ने बताया, कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल थे, 2 तो बच नहीं सकते थे। बाकी 5 को इलाज मिला, लेकिन उनमें से भी 2 की अभी मौत हो गई। यूयुन ने बीक रिन का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी कोशिशों की वजह से कई कीमती जानें बच गईं। बीक रिन ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आखिर तक साथ रहूंगा। फिर वो चिन्ही की तरफ देखने लगे और बोले, इस लड़के के इलाज करने के कौशल वाकई में गजब हैं। नेता ने सहमति जताई, क्योंकि उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो। बैकरेन नायक के पास आया और विश्वास नहीं कर पाया कि वह सो गया है, जबकि कुछ समय पहले तक वह पूरी तरह से जाग रहा था। लेकिन यह समझना आसान था, क्योंकि वह रात बहुत थका देने वाली रही थी। इसलिए उसने युओं से कहा कि वह उसे एक आरामदायक जगह पर लिटा दे। उस दिन के बाद चिन्ही के योगदानों की चर्चा पूरी टुकड़ी में फैल गई और वह बातचीत और बहस का केंद्र बन गया। बाद में योद्धा आपस में किसी के बारे में बात कर रहे थे। उनका मानना था कि वह बहुत जिद्दी है, क्योंकि जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह कोई जवाब नहीं देता। इसके अलावा वह हर मौके पर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, जिससे सभी योद्धा उससे परेशान हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऐसा व्यवहार कर रहा है, जबकि उसकी सारी मांसपेशियां और नसें काट दी गई हैं। एक और योद्धा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने हाउल कबीले से एक पेशेवर को बुलाया है, जो उसे बोलने के लिए मजबूर करेगा। एक अन्य योद्धा ने जोड़ा कि यह अफवाह है कि वह किसी कुलीन कबीले के युवा मालिक के पीछे पड़ा है, और चूंकि सुरक्षित वितरण सेवाएं कुछ भी विशेष नहीं ले जा रही, इसलिए यह बात काफी हद तक सच लगती है। इस बीच नायक सोच रहा था कि बच्चे के शरीर में होना कितना आरामदायक है, क्योंकि उसमें आसानी से कहीं भी गुस्सा या छुपा जा सकता है। जब वह खाना खा रहा था, तभी उसे पता चला कि मुख्य परिवार से सोन ह्युन उससे मिलने आया है। वहां मौजूद कुछ योद्धा आपस में चर्चा कर रहे थे। लगता है उसे अपने छोटे चचेरे भाई को जिंदा देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे आंखों में कांटा चुभ रहा हो, लेकिन शक से बचने के लिए मजबूरी में मिलने आ रही है। नायक ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसके मन में ख्याल आया, इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या बकवास कर रहे हैं। सन ह्युन तो अपने चचेरे भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अफवाहें वाकई में डरावनी होती हैं। फिर एक योद्धा ने पूछा, वैसे वो बच्चा ठीक तो है ना? ये सुनकर नायक सोच में पड़ गया। क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? उस योद्धा ने कहा। उसके गले पर किसी के हाथ के निशान थे, लेकिन वो दुखी होते हुए भी ठीक लग रहा था। फिर उसने बताया कि जिन बच्चों के साथ वो सो रहा था, शायद उन्होंने कोई नाइटमेयर देखा होगा और घबराकर ऐसा कर दिया। एक और ने कहा, कभी नहीं सोचा था कि वो बच्चा चिन्ही के साथ ऐसा कुछ करेगा, जिसने उसके लिए और हमारे ग्रुप के लिए इतना कुछ किया है। अब सब सोच में पड़ गए, क्या ये हो सकता है कि चिन्ही जानबूझकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा हो? दूसरे ने कहा, पता लगाना मुश्किल है। चिन्ही अंदर से बहुत गहरे सोचने वाला है और दिल से बहुत नरम भी। नायक मन ही मन सोच रहा था, ये सब सोच रहे हैं कि मैं ही ग्रूम हूं। एक योद्धा ने कहा, हमारे नेता खुद बाहर गए हैं ऑइंटमेंट लाने के लिए, ताकि चिन्ही के गले पर जो निशान है वो ठीक हो सके। उसने आगे कहा, हालांकि पहले तो व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर ने ही इलाज किया था। उन्होंने कहा कि यह बच्चा किस्मत वाला है। ये सब सुनकर नायक चौंक गया। लोग तो यहां तक सोच रहे हैं कि शायद सन ह्युन ने अपने छोटे चचेरे भाई को मारने की साजिश की थी। उसके अंदर एक भारी बेचैनी उठी। कितनी जल्दी लोग किसी पर शक करने लगते हैं। बिना सच्चाई जाने उसे अच्छी तरह पता था कि सन ह्योंग कभी अपनी सफाई नहीं देगी। वो आखिरी दम तक चुप ही रहेगी, क्योंकि उसने सन योंग को ही अपने कुल का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया था। शायद अब वो अपने साजिशी चचेरे भाई द्वारा की गई हत्या की कोशिशों की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच जब वो चुपचाप बैठा खाना खा रहा था, हरयुन दरवाजा खोलकर गुस्से में अंदर आया और बोला, मैं सोच रहा था कि तुम कहां चले गए, पर आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। दोनों एक शांत जगह चले गए। वहां हरयुन ने सीधा सवाल किया, तुम मुझसे चाहते क्या हो? नायक ने बहुत ही ठंडे स्वर में जवाब दिया, मसला यह है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। यह सुनकर हरयुन चौंक गया। चिन्ही ने पूरी बात साफ की, जब तुम मरने की हालत में थे, मैंने तुम्हारा इलाज किया। उस समय मैंने काई डिस्पर्सिंग पॉइजन तक इस्तेमाल किया ताकि आक्रमण का अंदाजा लगा सकूं। उस सारा हंगामा और तबाही के बीच मैंने तुम्हारी देखभाल की, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। अब हरयुन को गुस्सा आ गया। क्या तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मुझसे कोई सौदा करना चाहते हो? नायक शांत भाव से बोला, नहीं, अब मैंने मन बदल लिया है। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। हरयुन ने पूछा, तो क्या ये काफी नहीं होगा कि मैं माफी मांग लूं?
नायक ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, आज से मुझे हयांग कहकर बुलाओ। हरायून सन्न रह गया। क्या तुम ये कह रहे हो कि हम सौगंध लेकर भाई बने? तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये मुझे कहना चाहिए, लेकिन अजीब लगेगा अगर मैं तुम्हें बड़ा भाई मानूं। चेन ही मुस्कुराया और बोला, इसमें अजीब क्या है? मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं, तो छोटा भाई कैसे हो सकता हूं? हयून बोला। तो फिर ऐसा करो, मुझसे लड़ाई करके मुझे हराओ। नायक को यकीन नहीं हुआ। क्या तुम वाकई एक ऐसे आम इंसान को मारना चाहते हो जो मार्शल आर्ट्स तक नहीं जानता? तुम्हें क्या मैं कोई कमजोर सिविलियन लगता हूं जिसे पीट कर साबित करना है कि तुम बहादुर हो? और मैं वही इंसान हूं जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हारे जख्मों का इलाज किया था। हरायन थोड़ा चिंतित हो गया। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन नायक ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार कोशिश करके मुझे हयांग कहकर तो बुलाओ। हयून को समझ नहीं आया कि ये आदमी चाहता क्या है। नायक ने कहा, क्या ये चाहता है कि मैं इसे पीटूं और फिर इसका छोटा भाई बन जाऊं? उसने सीधा कहा, ठीक है। हरायन को यह सब बकवास लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे ये बात सच भी लग रही थी। नायक तो माने ही नहीं रहा था। अब सब सोचने लगे कि इससे अच्छा है कि उसे ह्युंग कह दिया जाए। हाँ, हयून के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने धीरे से कहा, हयुंग। लेकिन नायक ने जोर देकर कहा, जोर से बोलो, अब गुस्से में, लेकिन मजबूरी में। हारयून ने ऊंची आवाज में कहा, ह्युंग। नायक की खुशी का ठिकाना नहीं था। वाह, क्या प्यारा छोटा भाई है। तुम्हें यह बात पहले ही बोल देनी चाहिए थी। उसी समय सुन्योंग ने यह सब देख लिया। वो उनके पास आई और बोली, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? नायक ने मुस्कुराकर उसे ग्रीट किया। वो बोली, कैसे हो सेवियर किड? ये सुनते ही नायक थोड़ा चिढ़ गया। अब ये मुझे सेवियर क्यों कह रही है? इसका मतलब क्या है? सन योंग ने बताया कि वह अपने कजिन के लिए फूल इकट्ठे कर रही थी और उसे पता था कि प्रोटैगनिस्ट एक डॉक्टर है, इसलिए शायद वह मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में कुछ जानता हो। प्रोटैगनिस्ट ने साफ किया कि उसने उनके बारे में कुछ नहीं सीखा है, इसलिए वह अभी तक उन्हें नहीं जानता। फिर भी उसने उससे मदद मांगी और प्रोटैगनिस्ट ने उसकी मदद करने की हामी भर दी। इस तरह वह डीमन किंग हायुन का स्वॉन ब्रदर बन गया और सन ह्यून और सियोंग के साथ बहुत बात करने लगा। सियोंग वह दयालु इंसान था जिसके साथ रहने पर प्रोटैगनिस्ट को ऊर्जा महसूस होती थी। जाने से पहले सुन्योंग ने उसे कुछ देना चाहा और कहा कि वह इसे साथ लेकर जाए। प्रोटैगनिस्ट ने उस चीज को देखा और सोचा कि यह क्या है। फिर उसे समझ आया कि यह एक ब्लैक पाइन क्लाउड सोर्ड है। यह एक अनब्रोकन प्रसिद्ध तलवार है जो रिनाउंड सोर्ड्स में से एक है और असैसिनेशन के लिए उपयुक्त है। क्योंकि इसका डार्क ब्लेड लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वह इस तलवार की कीमत जानता था, इसलिए उसने बताया कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सियोंग हैरान होकर बोली कि उसने अपनी लाइफ बचाने का डेट अभी तक चुकाया नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने स्पष्ट किया कि नोबल क्लैन ने पहले ही उसकी तरफ से यह कर दिया था, लेकिन उसने कहा कि वह केवल अपने परिवार की तरफ से रीइंबर्समेंट थी, खुद से नहीं। उसे पता था कि ब्लैक सोर्ड उसकी सोर्ड्समैनशिप के लिए सही नहीं है और वह इसे वैसे ही क्लैन को वापस कर देगी, इसलिए वह उसके लिए मदद कर रहा था, न कि तलवार का सही उपयोग कर रहा था। तो वह ज्यादा आराम महसूस करेगी अगर उसने उसे ये तलवार देने दिया होता। प्रोटैगनिस्ट ने सहमति जताई कि वह इस सोर्ड को रखेगा और उसने उससे पूछा कि कैसे इस्तेमाल करना है। जब वह अपनी स्किल दिखा रही थी, प्रोटैगनिस्ट ने पहचाना कि यह नोबल क्लैन की सोर्ड स्टाइल है और ब्लू स्पाइन स्पायरलिंग सोर्ड्स हैं और वह उसके हाथ से चमकती हुई लाइट देख सकता था। नोबल क्लैन की सोर्ड्समैनशिप कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूएशन पर जोर देती है। ये वे आदर्श हैं जिन्हें नोबल क्लैन के फाउंडर गोंगसुन चिन्योंग ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली बनने के लिए अपनाया था। वे क्लैन जो अपने सोर्ड्समैनशिप में कंसिस्टेंट कंटिन्यूएशन पाने के लिए प्रयासरत थे, वे अक्सर अपने आप को वेव्स या विंड के प्रतीकों से दर्शाते थे। जिस स्टाइल की सोर्ड्समैनशिप उसने बनाई थी वह वाकई शानदार और अद्भुत थी, एक भी बूंद पसीना बहाए बिना। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि वह शायद यंग है, लेकिन यह कोई आश्चर्य नहीं कि उसे जीनियस और एक्सपर्ट माना जाता है। नोबल क्लैन की सोर्ड्समैनशिप की नींव है कि सबसे कम ऊर्जा में सबसे शक्तिशाली ताकत के साथ काउंटर किया जाए। अभी साइलेंट सेल्फलेसनेस ने उसके शरीर को घेर रखा था और अंत में उसने नोबल क्लैन की अल्टीमेट टेक्निक दिखाई, जो है प्रीएम्प्टिव काउंटर स्ट्राइक। मॉडर्न टर्म्स में यह अल्टीमेट काउंटर है क्योंकि उसके मूवमेंट्स एक वेविंग पाइन ट्री की तरह हैं, जो विंड में झुकती है और स्पेस को काटती हुई एक काली लाइन बनाती है और कंटिन्यूटी यहीं खत्म हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट इस पर हैरान रह गया और सोचा कि शायद यही एनलाइटनमेंट जैसा दिखता है। वह उसकी तरफ अपनी नजरें हटाए बिना देख रहा था, जो डेफिनेटली व्यक्ति में अलग थी। अपनी स्किल दिखाने के बाद सन ह्यूनाई उसे बुलाया और ग्रैंड मास्टर बनने पर बधाई दी। हालांकि यह नोबल क्लैन का आशीर्वाद था, सभी दूसरे वर्कर्स ने भी उसे ग्रैंड मास्टर बनने पर बधाई दी और क्लैन को तुरंत बताना चाहते थे क्योंकि यह सेलिब्रेशन का कारण था। सुन्योंग ने कहा कि वे सब उसे बहुत चापलूसी कर रहे हैं और स्पष्ट किया कि यह सब उस बच्चे चिन्ही की वजह से था। हालांकि यह एक बच्चे की सलाह थी, उसने उसे इंसाइट दी। वे प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखने लगे और उसने कहा कि यह कुछ नहीं था, बल्कि वह था जिसे एक ब्लैक पाइन क्लाउड सोर्ड के रूप में एक ऐसा गिफ्ट मिला था जिसे सुधारा नहीं जा सकता। सन ह्योंग ने कहा कि वह आभारी थी कि उसने नोबल सोर्ड्समैनशिप टेक्निक में महारत हासिल की, जो अपने आप में अमूल्य है।
जब वे बात कर रहे थे, सुयोंग को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई, जिससे सन ह्युन चिंतित हो गया। तो उसने अपने आदमी को मदद बुलाने को कहा और खुद उसकी मदद करना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि यह कोई साधारण टेक्निक नहीं थी, बल्कि सेल्फलेसनेस की स्थिति थी जिससे एनलाइटनमेंट प्राप्त होती है। उसने अपने पूरे शरीर की ऊर्जा लगा दी थी। उसमें स्टैमिना थी जो किसी भी सामान्य मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा थी, लेकिन उसके भी लिमिट्स थे। सन ह्योंग चिंता में उसे उठाकर तुरंत दूर ले जाने लगा। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जबकि नोबल क्लैन अपनी पूरी ध्यान सन योंग्स की रिकवरी पर लगा रहा है, वह हा रयून को ढूंढेगा। बाद में सिक्योर डिलीवरी सर्विस बेस के पास मार्केट प्लेस में प्रोटैगनिस्ट र्यून से पूछता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वह भुगतान करेगा। र्यून समझाता है कि उन्हें बहुत अलाउंस मनी मिली है और एल्डर्स हाल ही में उसे हमेशा गिफ्ट्स देने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए उसने कुछ खरीद लिया खाने के लिए। और हयुन को बताया कि उसका बड़ा भाई उसे ट्रीट कर रहा है, इसलिए उसे मजा करना चाहिए। हरायुन अनॉयड हो जाता है बिग ब्रदर सुनकर। प्रोटैगनिस्ट र्यून से पूछता है क्या बात है, क्योंकि वे मानते हैं कि वह बड़ा भाई है, जो कि एक बड़े भाई का काम है। लेकिन हरायुन हेजिटेंट है और चेन्ही सोचता है कि वह अभी पूरी तरह से इसे स्वीकार नहीं कर पाया है। आगे बढ़ते हुए प्रोटैगनिस्ट टांग हुलू को देखकर हैरान होता है, तो वह चाहता है कि हरायुन रुके, क्योंकि वह कुछ खरीदना चाहता है। हरायुन चिंता से उसे देख रहा था, लेकिन जब किसी ने उसके सिर पर मारा तो वह चौंक गया और उस आदमी को देखने लगा। जब प्रोटैगनिस्ट वापस लौटता है तो वह रियून के आसपास इतनी भीड़ देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि क्या उसने फिर से कोई मुसीबत मोल ले ली है। प्रोटैगनिस्ट को चिंता होती है जब वह किसी को कहते हुए सुनता है कि ये लोग भी कम नहीं हैं, एक छोटे बच्चे से लड़ने चले आए। जब वो लोग उस पर हमला करते रहते हैं, रियून उनकी हर अटैक को डॉज कर लेता है और वो आदमी हैरान हो जाता है कि ये छोटा बच्चा ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। कुछ देर के लिए रेयन उन्हें पीटता रहता है, फिर वो आदमी घबरा जाता है और अंत में रियू ने सबको हरा देता है। वहां मौजूद आम लोग यह देखकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि यह बच्चा कौन है, क्योंकि इसकी स्किल्स कमाल की हैं। 3 लोगों को यूं गिरा देना कोई आम बात नहीं थी। लोग सोचते हैं कि शायद वह किसी फेमस क्लैन का यंग मास्टर होगा। हर कोई इस फाइट को देखकर खुश था, क्योंकि वो आदमी अक्सर मार्केट प्लेस में ट्रबल खड़ा करता था। प्रोटैगनिस्ट को यह देखकर खुशी होती है, क्योंकि वह अपने छोटे भाई से यही उम्मीद करता है और सोचता है कि कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि सामने वाले लोग वैसे भी बुरे थे। फिर प्रोटैगनिस्ट हरायुन के पास आता है, उसे छोटा भाई कहकर पुकारता है और उसकी ब्लड लस्ट देखकर चिंतित हो जाता है। हरायुन लगातार उन लोगों पर हमला करता रहता है, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और हवा में खून के छींटे उड़ते हैं। सभी आम लोग यह देखकर डर और हैरानी में जम जाते हैं। अचानक प्रोटैगनिस्ट उसके पास पहुंचता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। वह बार बार उसे पुकारता है जब तक कि हरायुन होश में नहीं आ जाता। हरायुन उसकी आवाज सुनकर रुक जाता है और उसकी ओर देखने लगता है। प्रोटैगनिस्ट फौरन उसके पास भागता है और चिंतित होकर पूछता है, तुम ये क्या कर रहे थे? चिन्ही जानता था कि यह हायरेयुन का असली स्वभाव है, जिसे उसने कुछ समय के लिए भूल गया था। वह हत्या को पसंद करता था और एक नेचुरल किलर के खून की प्यास रखता था। उसकी ऐसी हालत देखकर प्रोटैगनिस्ट चिंतित हो जाता है और उसे कहता है कि वह टांगहुलू लेकर उससे चल दे, लेकिन हरायुन मना कर देता है और कहता है कि उसे थोड़ा और समय चाहिए, क्योंकि यह आदमी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके कमजोरों का दुरुपयोग करता रहा है, इसलिए उसे मरना ही चाहिए। प्रोटैगनिस्ट यह सुनकर घबराता है और सोचता है कि वह इस जंगली इंसान को कैसे रोक सकता है। तो वह हरायुन से पूछता है कि वह कैसे इंतजार कर सकता है, क्योंकि तंगुलू उसकी वजह से पिघल रहा है। हरायुन तुरंत उसे काटता है और खाने लगता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह इंसान का इंस्टिंक्ट है, जिससे वह एक नेचुरल किलर की इंस्टिंक्ट को छोड़ सके। उसे और इंस्टिंक्ट्स देने होंगे और उन्हें उसके सामने रखना होगा। प्रोटैगनिस्ट खुश होता है कि हरायुन जवान है, इसलिए स्वीट्स का उस पर असर होता है। बाद में प्रोटैगनिस्ट चिंतित हो जाता है, सोचता है कि वह उसे मार रहा है और चाहता है कि वह शांत रहे, क्योंकि वे बेस पर खून से लथपथ होकर वापस नहीं जा सकते। उसने हरायुन से कहा कि इसे फिटिंग इन सोसाइटी कहते हैं, और हरायुन सोचता है कि वह क्या है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह उसके लिए थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि एक डीमन किंग के लिए सोसाइटी में फिट होना क्यों जरूरी होगा, जब वह किसी को भी परेशान करने वाले का सिर काट देता है। और बस यह सोचकर ही उसका हैंडशेक तेज हो जाता है। अचानक डैन जा गैंग, जो कि क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विसेज के स्वॉन ब्रदर हैं, उन्हें वहां देखकर राहत महसूस हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने मार्केट प्लेस से कुछ अफवाहें सुनी, इसलिए वे उनके पास खोजने आए और पूछा कि क्या सब ठीक है। प्रोटैगनिस्ट ने पुष्टि की और समझाया कि वे सब आराम कर रहे थे, और जा गैंग को एहसास हुआ कि वह भी मार्केट प्लेस साथ में आया था। प्रोटैगनिस्ट हैरान था जब उसने देखा कि एक बच्चा उसके पास आकर उससे पूछ रहा था। जा गैंग ने बताया कि वह उसका बेटा है। प्रोटैगनिस्ट से देखकर आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है। एक यात्रा से लौटने के बाद, हालांकि डिलीवरी सर्विस के काम करने वालों के लिए यह आम बात है, यांग चाहता था कि उसका बेटा चिन्ही वैसा ही दिखे जैसा वह आदमी था जिसने उसके पिता को बचाया था। प्रोटैगनिस्ट हैरान हुआ यह जानकर कि बच्चे का नाम उसके जैसा है, और जा गैंग ने समझाया कि उसने उसका नाम उसके नाम पर रखा है और उसका नाम डाम चिन्ही है। बच्चा प्रोटैगनिस्ट की ओर बढ़ता है
उसके पिता सोचते हैं कि बच्चा अपने सेवियर को पहचानता लग रहा है और पूछते हैं क्या वह यंग मास्टर के पास जाना चाहता है। यांग ने अपना बच्चा प्रोटेगनिस्ट को दिया और उसे पकड़कर देखने को कहा। प्रोटेगनिस्ट खुशी खुशी बच्चे को पकड़ता है और कुछ समय उसके साथ खेलने के लिए राजी हो जाता है। वह बच्चे को गले लगाता है और महसूस करता है कि बच्चा काफी मजबूत है और शायद जल्दी ही अकेले चल भी सकेगा। वह खुश होता है क्योंकि बच्चा स्वस्थ है और यांग भी खुश लगता है। तो वह सोचता है कि शायद यही वजह है कि वह डॉक्टर बनना चाहता था। जा गैंग ने बताया कि उनकी आखिरी यात्रा उनके कारण सफल रही, तो वह सोचता है कि शायद यही वजह है कि वह डॉक्टर बनना चाहता था। जागैंग ने बताया कि उनकी आखिरी यात्रा उनके कारण सफल रही, तो अब वह ग्रुप के लिए कुछ ऑफिस वर्क करने पर विचार कर रहा है। प्रोटेगनिस्ट हैरान है और सोच रहा है क्या यह उसकी लेग की लिम्ब की वजह से है। या गैंग ने बताया कि उसका बड़ा भाई उसे काफी समय से बेस मैनेजर बनाना चाहता था, लेकिन वह स्टबन था और एक आखिरी ट्रिप पर जाने पर अड़ा हुआ था। प्रोटैगनिस्ट ने इसे समझा। फिर जा गैंग ने कहा कि उसने थैंक्स दिया है क्योंकि वह उसके कारण एक टुकड़ा वापस लौटा है और अब वह ग्रीड छोड़ चुका है, इसलिए वह चिन्ही को धन्यवाद देना चाहता था कि उसने उसे सेफली अपनी पत्नी और बच्चे के पास वापस आने दिया। जब वे बात कर रहे थे, बच्चा हरायून की ओर बढ़ा और उसके फिंगर को पकड़ लिया। प्रोटैगनिस्ट हैरान था कि हरायून बच्चे से मुंह नहीं मोड़ रहा था और न ही बच रहा था। जैसे ही वे जाने लगे, बच्चा अभी भी उनके साथ खेलने के लिए हाथ बढ़ा रहा था और प्रोटैगनिस्ट खुश था क्योंकि बच्चा स्वस्थ था। कुछ समय बाद हरयुन ने कहा कि वो बड़ा भाई बन सकता है। उसने कहा कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर केवल मारना जानता है और वे सोचते थे कि अगर टारगेट इविल है तो मर्डर जस्टिफाइड है, लेकिन जस्टिस सिर्फ बहाना है क्योंकि अंत में वह बस मर्डर ही होता है। चिन्ही ने उसे और उन लोगों को बचाया और उसने नोबल क्लैन के मार्शल आर्टिस्ट और क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस के वर्कर्स को बचाया। हरायुन को पूरा यकीन है कि वह शायद मारना जारी रखेगा क्योंकि वही उसकी पहचान है और वही चीज है जो उसे एक्साइट करती है, इसलिए चिन्ही को बड़ा भाई होना चाहिए क्योंकि वह उससे बेहतर है। प्रोटेगनिस्ट कुछ देर सोचता है कि यह बात अच्छी है और चाहता है कि हरायुन उसे ह्यांग कहकर बुलाए। हरायुन ने उसे ह्यांग कहा, जिससे प्रोटेगनिस्ट खुश हो गया। प्रोटेगनिस्ट जानता था कि डीमन किंग से मतलब है डीमन फोर्सेस का लीडर, और इस पद तक पहुंचने के लिए हरायुन कभी आराम से नहीं जी पाएगा या खुशी के ऐसे पल का आनंद नहीं ले पाएगा। ये मिरम नॉवेल्स की आजकल की ट्रेंड बिल्कुल नहीं है और उसे पता था कि कैसे हरायुन ने खुद को मर्डरर कहकर हम्बल किया। लेकिन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जो लाइफ उसने चुनी है वह भी कूल है। प्रोटैगनिस्ट ने उसे देखा और पूछा कि क्या वह जल्दी ही डीमन फोर्सेस में शामिल होगा। हरायुन ने बताया कि कहा जा रहा है कि एक नया ग्रुप बना है और वह जल्द ही निकलेंगे। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि यह एक मुश्किल यात्रा होगी, तो उसने पूछा कि क्या वह फिर भी जाना चाहता है। हरायुन ने कहा कि उसके लिए कोई और रास्ता नहीं है और वह सोच रहा था कि चिन्ही उसे क्यों नहीं पूछ रहा कि वह डीमन फोर्सेस के लिए इतना फिक्सेटेड क्यों है। प्रोटैगनिस्ट आसमान की तरफ देखकर कहता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या बात कर रहा है, लेकिन वह सोचता है कि जरूर कोई वजह होगी क्योंकि हरायुन ने अपना मन बना लिया है। हरायुन ने प्रोटैगनिस्ट को रोककर पूछा कि क्या वह एक दिन उसे बताएगा कि वह उससे क्या छुपा रहा है। प्रोटैगनिस्ट वह सोचता है कभी नहीं बताएगा कि चाहे कितना भी समय बीत जाए, क्योंकि ऐसा लगने लगेगा कि वह पागल है। लेकिन उसने हरायुन से कहा कि वह एक दिन बताएगा क्योंकि वह उसका छोटा भाई है। हालांकि अभी के लिए वह उसे वह सब सिखाना चाहता था जो वह जानना चाहता था, जैसे कि ब्लड पैरासाइट को कैसे हटाया जाए, क्योंकि उसे यह जानना जरूरी था इससे पहले कि वह चला जाए। कुछ समय बाद हरायुन ने अपना सामान बांधा और जाने ही वाला था, लेकिन जाने से पहले उसने प्रोटैगनिस्ट को उदास होकर देखा। बस यूं ही हरायुन चला गया। चिन्ही ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और बाकी कहानी मुख्य पात्र पर निर्भर है, लेकिन अब वह सोच रहा था कि वह क्या करेगा क्योंकि अभी हाल ही में वह जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसे लग रहा था कि उसने अपने जीवन का मकसद खो दिया है। जब वह ऐसा सोच रहा था तभी बीक रेना ने उसे रोक लिया और वह खुश था कि उसे आखिरकार मिल गया। गॉडली डॉक्टर को देखकर प्रोटैगनिस्ट हैरान रह गया। बीक रेना ने पूछा क्या वे थोड़ी देर बात कर सकते हैं। फिर बीक रेना ने उसे सब कुछ समझाया और प्रोटैगनिस्ट चकित रह गया। जब उसे पता चला कि बीक रीना उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है, बीक रीना को यह अजीब लगा कि प्रोटैगनिस्ट ने इसे अब तक समझा नहीं, जबकि उसने इतना समय से संकेत दिए थे और फिर उसने चाय परोसनी शुरू कर दी। प्रोटैगनिस्ट चिंतित था कि शायद बीक रेन ने अभी तक किसी को शिष्य नहीं बनाया होगा। उसने पूछा कि क्या बीक रेन को कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने साफ किया कि यह उसके लिए एक बड़ा सम्मान है। बस इतना अचानक था कि वह संभाल नहीं पा रहा। बीक रेन यह सुनकर राहत महसूस करता है। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि शिष्य के रूप में उसे क्या क्या सीखने को मिलेगा। गॉडली डॉक्टर ने बताया कि वह सब कुछ सिखाएगा जो वह जानता है। प्रोटैगनिस्ट हैरान रह गया क्योंकि इसमें कोई झिझक नहीं थी, मतलब बीक रेन मजाक नहीं कर रहा। बीक रेन ने देखा कि प्रोटैगनिस्ट कुछ सोच में पड़ा हुआ था, तो उसने पूछा कि क्या बात है।
प्रोटैगनिस्ट जानता था कि गॉडली डॉक्टर खुद एक मरीज है जो 9 क्लाउडेड एब्सोल्यूट पल्सेस नाम की बीमारी से पीड़ित है। कागज पर यह योजना तो अच्छी लगती है क्योंकि बीक रेन बहुत जल्द मरने वाला है, उसकी संपत्ति सब प्रोटैगनिस्ट को मिलेगी। 9 क्लाउडेड एब्सोल्यूट पल्सेस मिर्रम के लिए एक प्रकार की जटिल बीमारी है और प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या यह इलाज के बाहर है। प्रोटैगनिस्ट अपनी चाय की प्याली नीचे रखता है और बीक रेन से एक वादा करता है कि वह जीने की उम्मीद नहीं छोड़ेगा। बीक रेन पूछता है कि उसका मतलब क्या है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे पता है कि वह बीमार है और सोचता है कि यह शायद जन्मजात बीमारी है। अगर यह सही है तो पूरी तरह से ठीक होना असंभव नहीं है। तभी प्रोटैगनिस्ट को अचानक तेज खून की प्यास, ब्लड लस्ट महसूस होती है और वह चौंक जाता है, सोचते हुए कि क्या हुआ है। उसने आगे देखा और सोचा कि अचानक यूं युओ से इतनी खतरनाक ब्लड लस्ट क्यों निकल रही है। ये डरावना था। उसे याद आया कि यूं तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर था जो पहले वॉल्यूम में कुछ बार ही दिखा था। वह सोचता है कि आखिर बात क्या है। प्रोटैगनिस्ट थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन तभी बीक रेन ने युओ को डांटते हुए कहा, बस करो। जैसे ही बीक रेन ने युओ को शांत होने का आदेश दिया, प्रोटैगनिस्ट ने राहत की सांस ली। लेकिन युओ गुस्से में अपने मास्टर से कहता है, इस बच्चे ने मेरा मजाक उड़ाया है। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि किसी आखिरी स्टेज के कैंसर पेशेंट से यह कहना कि कोई नई दवा आ गई है और अब उम्मीद है, ये एक प्रकार का अत्याचार है। उम्मीद निराशा से भी ज्यादा क्रूर हो सकती है क्योंकि यह इंसान को बुरी तरह तोड़ देती है। ये एक इंसान को शांति से मरने का मौका नहीं देती और जिंदगी का एक साफ सुथरा अंत छीन लेती है। लेकिन फिर भी यह सब डॉक्टर की ड्यूटी का हिस्सा होता है। जिंदगी संभावनाओं का नाम है, इसलिए हार मानना स्वीकार नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने दृढ़ता से कहा, मैं बस एक तरफा कुछ नहीं लूंगा और ना ही मैं तुम्हें हार मानने दूंगा। मैं तुम्हें शांति से मरने नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास जीने का रास्ता है। इस बात के बाद कुछ देर चुप्पी छा जाती है। फिर यूं गुस्से से चिल्लाता है, क्या तुम्हारे लिए यह मजाक है? क्या तुम पागल हो? बीक रेन ने फिर उसे रोकते हुए गंभीरता से कहा, बस करो। अब यह बहुत आगे निकल चुका है कि इसे कोई मजाक कहा जा सके। चिन्ही हमेशा बड़ों के सामने प्यारा बनता था, मुस्कुराता था और वह ऐसा बच्चा था जो अपनी समझदारी दिखाकर सबका स्नेह जीतता था। लेकिन अभी उसका व्यवहार इसके बिल्कुल विपरीत है। तो वह सोचता है कि इनमें से उसका असली चेहरा कौन सा है। बीक रेन ने तय किया कि वह पहले उसकी बात सुनेगा और स्पष्ट कर दिया कि अगर यह साबित हो गया कि चिन्ही उसे धोखा दे रहा है तो वह उसे अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव वापस ले लेगा। उसके बाद वे कभी नहीं मिलेंगे और पूछा कि क्या यह बात साफ है। प्रोटैगनिस्ट को इस सख्त रवैये से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वह पहले भी ऐसे हालातों का सामना कर चुका है, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट बीक रेन के निवास से बाहर आया। युओ ने अपने मास्टर से पूछा कि अब वे क्या करेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। युओ को चिंता थी कि अगर यह कोशिश नाकाम रही तो क्या होगा, लेकिन बीक रेन ने उसे याद दिलाया कि चिन्ही ने कहा था कि वह उन्हें शांति से मरने नहीं देगा। उन्होंने स्वीकार किया कि वह शांति से नहीं मरेंगे, बल्कि अपनी अंतिम सांस तक इस बीमारी से लड़ते रहेंगे। उन्हें चिन्ही की वह बात याद आई कि वे ऐसे जीव हैं जो जन्म से ही एक हारने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। वे एक दिन जरूर हारेंगे, लेकिन जब तक समय है उन्हें अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके जिंदा रहने की कोशिश करनी है। तो उन्होंने व्हाइट ड्रैगन के इस गॉडली डॉक्टर से कहा कि वह उन्हें शांति से मरने नहीं देगा और एक बार पूछेगा कि क्या वह इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। बी रेन ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने उस पुराने सवाल का जवाब इतनी आसानी से देगा। चाहे किसी भी मार्शल आर्टिस्ट का इलाज कितना भी अच्छा हो जाए, वह फिर भी घायल होकर ही लौटता है क्योंकि उनके अंदर बदला लेने और न्याय करने की भावना होती है। एक डॉक्टर की नजर से देखा जाए तो ये मार्शल आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जैसे पतंगे जो जलती आग की तरफ उड़ते हैं, भले ही उन्हें इस बार बचा भी लिया जाए। अगली बार क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए बीरिन सोचता है कि उसके किए गए इलाज का कोई मतलब भी है या नहीं, और उसे लगता है कि चिन्ही ने उसकी ये उलझन बहुत जल्दी समझ ली, जिससे उसे इतनी राहत मिली कि वो खुद को थोड़ा खाली सा महसूस करने लगा। युओ ने पूछा कि वह चिन्ही को इतना पसंद कब से करने लगा, तो बैरिन ने हंसकर कहा कि पहली नजर में ही उसे पसंद आ गया था और तभी उसने सोच लिया था कि यह लड़का उसका ही होगा। अब तो उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा है और अब वह पक्का चाहता है कि चिन्ही उसका शिष्य बने और शायद चिन्ही से वह खुद भी कुछ सीख पाए। उसे लगता है कि हो सकता है वह खुद ही अंत में शिष्य बन जाए। युओ ने धीरे से कहा कि क्या सच में इलाज में कोई उम्मीद है, तो बीरिन ने बताया कि कुछ चीजों पर उन्हें सोच विचार करना होगा, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है और सिर्फ इतना ही काफी है, क्योंकि अब तक उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। इलाज में बहुत वक्त लगेगा और बहुत तकलीफ भी होगी, लेकिन बीरिन को यह अच्छा लगा क्योंकि इसका मतलब है कि वह ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा। युओ नाराज हो गया और बोला कि उसे वह बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि वह उसके मास्टर को शांति से मरने नहीं देगा। युओ को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा बदतमीज बच्चा कैसे इस तरह की बातें कर सकता है। अगर वो किसी और कबीले में ऐसा कहता तो उसका सिर कब का उड़ चुका होता।
बीरिन मुस्कुराया और बोला कि उसका शिष्य बनने वाला कोई हो तो उसमें इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए। उसने साफ कहा कि अगर चिन्ही में इतना साहस ना होता तो वह उसे शिष्य बनाता ही नहीं, लेकिन युओ को चिन्ही से अब भी नफरत है। थोड़ी देर बाद बीरिन ने नायक से पूछा कि क्या तुमने सच में कहा था कि तुम मुझे जल्दी मरने नहीं दोगे? नायक ने हाँ में सिर हिलाया। बीरिन ने कहा कि फिर एक वादा करो, अगर तुम मेरे शिष्य बनोगे तो यह मत समझना कि तुम आराम से सीखोगे। नायक ने कहा कि उसे पता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन बीरिन ने कहा कि वो सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा है। उसने अपनी उंगली झटक कर एक जादू किया जिससे नायक चौंक गया। थोड़ी ही देर में वह जादू एक जबरदस्त ऊर्जा में बदल गया और चट्टानों पर गहरा असर डाला। नायक हैरान रह गया क्योंकि ये एनर्जी फिंगर बुलेट था, जो सुनने में तो साधारण लगता है लेकिन इसकी ताकत आमतौर पर सिर्फ दबाव जैसा होती है और ये बहुत ही कमाल की चीज है। बीरिन ने पीछे मुड़कर कहा कि तुम्हें खुद को बचाने के लिए ये सब सीखना होगा और जब तुम इलाज करोगे तो तुम्हें ये सारी ताकतें बेहद सटीकता से इस्तेमाल करनी होंगी। फिर बीरिन ने एक और कौशल दिखाया और चिन्ही चकित रह गया क्योंकि वह ऊर्जा पहले बनाए गए छेद से गुजरकर पीछे के पेड़ को भी भेद गई। ये किसी स्नाइपर से भी ज्यादा सटीक था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने पूरी ताकत लगाई हो, बल्कि सिर्फ एक उंगली से उसने इतना बड़ा असर पैदा कर दिया। बीरिन ने स्पष्ट किया कि यह शायद सामान्य कबीले की पारंपरिक मार्शल आर्ट्स से अलग हो, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी ईगल कबीले का उत्तराधिकारी भी होगा। नायक ने उसकी ओर देखा, उसकी बात को स्वीकारा और उसे भरोसा दिलाया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। जब वह जाने लगा तो बीरिन ने उसे एक आखिरी बात बतानी चाहिए। उसने कहा कि वह उसे आराम से मरने न दे और पूछा कि क्या वह इसका वादा कर सकता है। नायक इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर आत्मविश्वास से भरकर कहा कि वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। बीरिन ने मुस्कुराकर कहा कि बस इतना ही उसके लिए काफी है और अब वह उससे कहा कि उसे 9 बार झुककर प्रणाम करना होगा। कुछ समय बाद सन ह्योंग और सन योंग ने नायक से पूछा कि क्या वह जल्द ही रवाना होगा। नायक ने कहा कि हाँ, उसके गुरु बाहर किसी जरूरी काम से गए हैं, लेकिन जैसे ही तैयारी पूरी होगी वह निकल जाएगा। दोनों को यह थोड़ी अफसोस की बात लगी कि ईश्वरीय वैद्य ने चिन्ही को पहले अपना शिष्य बना लिया। नायक को यह देखकर राहत मिली कि वह अब इतनी स्वस्थ हो चुकी थी कि आराम से चल फिर सके। सन योंग हंसी में बोली कि यह तो सभी की देखभाल और मेहनत का नतीजा है और फिलहाल वह कुछ समय तक आराम करेगी। वो हैरान हुई देखकर कि चिन्ही के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। मेन कैरेक्टर मुस्कुराया और गेस किया कि लीडर उसे जाते देखकर सैड था, इसलिए लीडर ने उसके लिए बहुत सारी चीजें पैक कर दी थीं। सन ह्युन चौंक गई क्योंकि जिसे हर मार्शल आर्टिस्ट ढूंढता है, वो व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर, अब ज्यादा दिन नहीं जिएगा अपनी कंडीशन की वजह से, इसलिए उसकी सारी कीमती नॉलेज अब चिन्ही को दी जाएगी। और उसने सोचा कि ये बच्चा फ्यूचर में गॉडली डॉक्टर कहलाया जाएगा। वो चाहती थी कि जब वो अभी छोटा है तभी उसे अच्छा ट्रीटमेंट दे, ताकि वो बड़ा होकर उसे याद रखे, क्योंकि जब वो ग्रोन अप हो जाएगा और हर क्लैन से घिरा रहेगा तब उसकी केयर करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सन ह्युन जानती थी कि ये उसका बेस्ट मौका है और वो इसे खोना नहीं चाहती थी। उसने उसे बताया कि उन्होंने उसके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है और पूछा कि क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगा। प्रोटैगनिस्ट उसकी बात से थोड़ा घबरा गया और उससे कैजुअली बोलने को कहा। सन ह्युन ने हंसते हुए मान लिया और उसे एक चेस्ट गिफ्ट में दिया। प्रोटैगनिस्ट को लगा कि वो चीज इतनी वैल्यूएबल लग रही है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इसे लेना चाहिए या नहीं। सुन ह्युन ने समझाया कि ये सिर्फ एक 1000 ईयर पाइन बॉल है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर शॉक्ड रह गया क्योंकि वो जानता था कि 1000 ईयर पाइन बॉल एक बहुत रेयर मेडिसिनल आइटम है जो 1000 इंडियन पेड़ों की लाइफ फोर्स को रिफाइन करके बनाई जाती है। सन ह्युन ने सोचा था कि ये इंटरनल मेडिसिन सिर्फ मेन फैमिली के डायरेक्ट हेयर को दी जाती है और अब सिर्फ कुछ ही बची हैं। चाहे उसे चिंता हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि चिन्ही उसे जरूर खा ले और अपने मास्टर को भी दिखाए। प्रोटैगनिस्ट इतना कीमती तोहफा पाकर बहुत खुश हो गया और हंसते हुए उसे धन्यवाद दिया। सन ह्योंग को थोड़ी चिंता हुई क्योंकि उसने सोचा था कि वो कम से कम एक बार तो मना करेगा, लेकिन उसने बिल्कुल भी मना नहीं किया। कुछ देर बाद उन्होंने उसे टेक केयर करने के लिए भेजा और प्रोटैगनिस्ट ने सिर हिलाकर हामी भरी, इसलिए उसने कहा कि उम्मीद है फिर कभी मिलेंगे। उसने सन ह्युन का हर चीज के लिए धन्यवाद किया और भरोसा दिलाया कि वो उसके दिए हुए गिफ्ट का भी अच्छे से ध्यान रखेगा। सन ह्युन ने हामी भरी और कहा कि वो उसे अपने मास्टर को दिखा दे उससे पहले कि वो उसे खा ले। वहीं सन योंग भी चाहती थी कि वो ब्लैक पाइन क्लाउड सोर्ड का अच्छे से इस्तेमाल करे। प्रोटैगनिस्ट ने फिर से अफर्मेटिव जवाब दिया तो सन योंग ने उसे गले लगाया और दिल से उसका फिर से शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो सच में उसके प्रति आभारी थी। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि असल में उसे धन्यवाद कहना चाहिए और उसने पहले कहना भूल गया, लेकिन अब वो उसे ग्रैंड मास्टर बनने की बधाई देना चाहता है। इसी बीच क्लैन लीडर ने व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर का धन्यवाद किया उसकी दया के लिए और बीक रिन ने जवाब दिया कि उसे खुशी हुई क्योंकि उनसे मिलना अच्छा अनुभव रहा। विदा लेते हुए वो सभी निकल गए और प्रोटैगनिस्ट ने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया। सन योंग ने मन ही मन सोचा कि जैसे एक फीनिक्स को दूसरा फीनिक्स पालता है, उसी तरह अब वो देखना चाहती है कि कब ये यंग फीनिक्स आकाश में उड़ान भरेगा।
कुछ महीनों बाद व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर का मुख्यालय एक ऐसे इलाके में स्थित था जो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी ग्रुप के बेस के पास एक ज्वालामुखी क्षेत्र के करीब था। प्रोटैगोनिस्ट पानी से भरे हुए 2 बाल्टियां उठाकर चढ़ रहा है और चिंता में है क्योंकि अब तक उसे कोई भी ऑफिशियल टेक्निक नहीं सिखाई गई है। बीरेन ने उसे पहले ही बता दिया था कि शुरुआत में वो एक्सटर्नल काई और बाकी बुनियादी चीजें सीखेगा। इसका मतलब है कि एक जैसे कामों को बार बार दोहराकर इनर काई को बनाना होगा। उसे एक खास तरीके से सांस लेना और उसी तरह से चलना भी सीखना होगा। साथ ही मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए उसकी लोअर बॉडी को मजबूत बनाना जरूरी है। उसे धरती से एक हो जाना होगा क्योंकि ईगल क्लैन को इनर काई में तो मजबूत माना जाता है, लेकिन एक्सर्शनल काई यानी फिजिकल स्ट्रेंथ में वो कमजोर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग इस बात में घमंड रखते हैं कि वो अपनी इंटरनल पावर से एक्सटर्नल काई को आसानी से दबा सकते हैं। इसीलिए उसके मास्टर चाहते थे कि प्रोटैगोनिस्ट थोड़े अलग तरीके से सीखे। इसलिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले उसे एक बड़ा और मजबूत बर्तन दिया जाएगा जो टूट नहीं सकता। कुछ समय बाद प्रोटैगोनिस्ट आखिरकार ऊपर तक पहुंच जाता है। वो अपने मास्टर की बातों को याद कर रहा था। ऊपर पहुंचते ही उसे बीरेन पहले से वहां खड़े मिलते हैं और अब उसे इनर काई के अगले चरण की ट्रेनिंग के लिए तैयार बताया जाता है। प्रोटैगोनिस्ट उन्हें देखकर चौंक जाता है और उत्साहित होकर पूछता है कि क्या वो सच कह रहे हैं। बीक रेन मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अगली सुबह उसे 4 बाल्टियां पानी उठानी होंगी। ये सुनकर प्रोटैगोनिस्ट चौंक जाता है क्योंकि वो यकीन नहीं कर पाता। बीक रेन साफ करता है कि प्रोटैगोनिस्ट जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट को यकीन नहीं होता कि उसका मास्टर इतना मर्सिलेस कैसे हो सकता है, जबकि उसका चेहरा तो एक एंजल जैसा लगता है, चाहे जब वो यहाँ पहली बार आया था या अब हो। बीक रेन बताता है कि कुछ महीने पहले तक ये जगह उसका गार्डन और क्लिनिक थी। चिन ही इस शानदार जगह को देखकर हैरान रह जाता है और उसके मास्टर समझाते हैं कि उन्होंने अब काफी विस्तार कर लिया है। लोग अब इस जगह को व्हाइट ड्रैगन मेडिकल कोर्ट के नाम से बुलाने लगे हैं। प्रोटैगोनिस्ट को याद आता है कि नॉवल में लिखा था कि व्हाइट ड्रैगन्स गॉडली डॉक्टर ने एक ज्वालामुखीय क्षेत्र को चुना था ताकि वो वहां रहकर अपनी नाइस क्लाउडेड एब्सोल्यूट पल्सेस को कंट्रोल कर सके और इलाज कर सके। तो उसे लगता है कि शायद यही वो जगह है। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है क्या ये जगह इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत सारे मरीज आते हैं। बीकरेन हाँ कहते हैं और बताते हैं कि भले ही उन्होंने ज्यादा शिष्य न लिए हों, लेकिन वो आज भी एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। थोड़ी ही देर बाद जब वो अपने निवास स्थान पर पहुंचते हैं तो बीकरेन चाहता है कि चिन ही अंदर जाकर पहले सारा सामान रख ले। घर में घुसते ही प्रोटैगोनिस्ट को एहसास होता है कि अंदर का इंटीरियर कितना शानदार है। वो सोचता है कि क्लाउड रेंज सिक्योर डिलीवरी सर्विस बेस के मुकाबले ये जगह बहुत अच्छी है। उधर युवा कुछ चेक कर रहा होता है और नोट करता है कि कुछ मैसेंजर बर्ड्स आए हैं। वो एक महिला से पूछता है कि क्या उसने सारे लेटर्स व्यवस्थित किए हैं। प्रोटैगोनिस्ट मैसेंजर बर्ड की बात सुनते ही चौंक जाता है, फिर ऊपर देखता है और कुछ कबूतरों को उड़ते हुए पाता है। उसे लगता है कि शायद यही वो मैसेंजर बर्ड्स हैं जिनके बारे में उसने इतना पढ़ा है। मैसेंजर बर्ड्स को खास तौर पर पत्र और संदेश पहुंचाने के लिए ट्रेन किया जाता है। इसलिए जब चिन्ही ने उन्हें सामने से देखा तो वो बहुत फैसिनेटेड हुआ। वो महिला जनरल युओ को बताती है कि सूरा क्लैन और ब्लू ड्रैगन क्लैन दोनों के मैसेंजर बर्ड्स एक साथ पहुंचे हैं और लगता है कि उनकी लड़ाई में कुछ कैजुअल्टीज हुई हैं। युओ ये सुनकर चिंतित हो जाता है क्योंकि सूरा और ब्लू ड्रैगन क्लैंस के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं रहे हैं, तो ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बीरेन ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि बात क्या है। युओ स्पष्ट करता है कि दोनों क्लैंस उसके सीधे इलाज की मांग कर रहे हैं और पूछता है कि क्या उसे अनुमति देनी चाहिए। बीरेन पहले उनके डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना चाहता है। वो पाता है कि सूरक क्लैन का यंग मास्टर हल्की सी छुरी लगने से घायल हुआ है और जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्लू ड्रैगन क्लैन का मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि उनकी एक प्रिंसेस घायल हुई है और सूरा क्लैन की एक्सक्लूसिव तकनीकों की वजह से मामला संवेदनशील है। बीरेन सोचता है कि अच्छा हुआ वो यंग मास्टर इन तकनीकों को ज्यादा गहराई से नहीं जानता था, इसलिए उनके लोकल डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। प्रोटैगोनिस्ट अपने मास्टर की इस मार्शल आर्ट्स एनालिसिस और फैसले लेने की क्षमता से प्रभावित होता है। बीरेन सोचता है कि दोनों मरीजों की चोटें और भी गंभीर हो सकती हैं, इसलिए उन्हें तुरंत जवाब भेजना चाहिए और निर्देश देना चाहिए कि वो ज्यादा हिले डुले नहीं। इसके साथ ही वो उन्हें प्रिस्क्रिप्शंस और मेडिसिन रेसिपीज भेजेगा, जरूरी दवाओं और इंटरनल मेडिसिन के लिए, क्योंकि इनके इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल सकते हैं और उनके स्थानीय फार्मेसीज इन्हें बना सकते हैं। निर्देशों को समझने के बाद युओ पूछता है कि सबसे पहले जवाब किसे भेजा जाए। बीरेन उसे आदेश देता है कि ब्लू ड्रैगन क्लैन को पहले जवाब भेजो क्योंकि शायद उनकी प्रिंसेस इस लड़ाई में जीत गई है। उसे पता है कि वो परेशान होगी क्योंकि जीतने के बावजूद वो ज्यादा घायल हुई है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसका मास्टर सच में गजब है जो इतनी बारीकी से सब कुछ समझ लेता है। युओ उसकी बात मानकर कहता है कि जैसा कहा गया है वो वैसा ही करेगा। इसके बाद बीरेन प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि अब अंदर चलें। जब बाकी लोग मैसेंजर पिजन्स भेज रहे थे तो प्रोटैगनिस्ट को यह सब देखकर बहुत रोमांच हो रहा था।
वो सोचता है कि आज के जमाने में ये सब ऑनलाइन कंसल्टेशन और रिमोट एग्जामिनेशन जैसा है। और ये बात समझ में आती है क्योंकि नॉवल के अनुसार व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर को 3 टॉप हेवनली डॉक्टर्स में गिना जाता है। बीरेन उसे बताता है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक उन्हें चोट और बीमारी लगती ही है, और मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए ये और भी ज्यादा है क्योंकि उनका काम ही है हर दिन मौत से लड़ना। इसलिए जब भी उन्हें इलाज की जरूरत होगी तो वो किसी डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ ही भागेंगे। इसी वजह से हर इलाके के क्लिनिक्स की इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत जरूरी है। थोड़ी देर में वो एक कमरे के पास पहुंचते हैं। बीक्रेन दरवाजा खोलकर कहता है कि अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा कमरा है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि कमरा काफी कूल है लेकिन बहुत ऑर्डिनरी भी है। उसका मास्टर कहता है कि बैठो और इसे अपना घर समझो। चीनी कमरे के बीच में देखता है और सोचता है कि क्या वो बीच में रखा हीटर है। उसे ये सब चीनी फिल्मों या ड्रामाज में देखने को मिला था और अब वो समझ गया कि ये कमरा एक मिनिमलिस्टिक स्टाइल में बना है जहां कोई फालतू सामान नहीं रखा गया है। बीक्रेन ने कुर्सी खींचते हुए कहा कि बहुत सारा ज्ञान और जानकारी एक क्लिनिकल रूम से फैली है, लेकिन अंत में मेडिसिन एक गूढ़ ज्ञान है। जैसे मार्शल आर्ट्स तकनीक को गुप्त रखा जाता है और केवल चुने हुए लोगों को ही सिखाई जाती है, वैसे ही वो उसे मेडिकल प्रोसीड्योर्स ऐसे ही नहीं सिखा सकता। इसी वजह से बहुत पहले मार्शल आर्टिस्ट क्लैंस की तरह ही डॉक्टर्स का एक संगठन बनाया गया था जिसे मेडिकल कोड कहा जाता है। एक डॉक्टर्स का क्लैन और प्रोटैगनिस्ट ये सब अच्छी तरह समझ गया। बीक्रेन समझाता है कि मेडिकल कोड के अंतर्गत कई विभाग होते हैं जिन्हें आम तौर पर क्लिनिकल रूम्स कहा जाता है। गंगो की क्लिनिकल रूम्स मेडिकल सेंटर के इर्द गिर्द केंद्रित होती हैं। प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर हल्का मुस्कुराया क्योंकि उसने ये सब पहले ही पढ़ रखा था। बीक्रेन आगे बताता है कि जब दो क्लैंस के बीच कोई लड़ाई होती है तो मेडिकल कोर्ट को क्लिनिकल रूम्स में डॉक्टर्स भेजने पड़ते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि पिछली बार जब उसने अपने मास्टर से बात की थी तब उसने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब तो घर में बॉयलर जरूर लगवाना पड़ेगा। बीक्रेन कहता है कि मेडिकल कोर्ट के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं जो प्रोफेशनल रिसर्च करते हैं जब वो सिखा रहा होता है। तो प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जब उसकी बारी आएगी तो उसे पूरा घर रेनोवेट करना पड़ेगा। हीटेड फ्लोर से कुछ मदद मिलेगी लेकिन उस विंडो का भी कुछ करना पड़ेगा। उसे समझ आ गया था कि उसके मास्टर ने जो खिड़की रखी है वो कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग से बचने के लिए खुलती है, लेकिन ठंडी के मौसम में उसे यूं खुला छोड़ देना बहुत ज्यादा हो जाता है। जब वो ये सब सोच रहा होता है, बीक्रेन समझा रहा होता है कि कुछ प्रैक्टिशनर्स अपने क्लिनिकल रूम्स में लौट आए हैं ताकि अपने फैमिली बिजनेस को संभाल सकें, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट ध्यान नहीं दे रहा तो वो चुप हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट को इसका एहसास नहीं होता और वो सोचता है कि अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि हीटेड स्टोन फ्लोर्स बनवाना बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन जॉब है। फिलहाल तो एक फर्नेस और ग्लास विंडोज चाहिए जिससे दिन में रोशनी ठीक से आ सके, और अगर हीट एक्सचेंज सिस्टम भी लग जाए जिससे हवा का सर्कुलेशन ठीक हो तो अच्छा रहेगा। थोड़ी देर बाद बीक्रेन गुस्से में बोल उठता है कि वो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा। प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर चौंक जाता है, माफी मांगता है और बताता है कि वो सोचों में खो गया था। बीक्रेन समझ जाता है क्योंकि ऐसा कभी कभी हो ही जाता है। फिर पूछता है कि वो किस बारे में सोच रहा था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे बताना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर फैसला करता है कि उसे बताना चाहिए क्योंकि वो पेशेंट है। वो स्पष्ट करता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा था जो रिकवरी के लिए उपयुक्त हो, क्योंकि 9 क्लाउडेड एब्सोल्यूट पल्सेस एक इनेट कॉन्स्टिट्यूशन है जहां शरीर की पल्सेस बार बार क्लाउडेड काई से जाम हो जाती हैं। तो वो पूछता है कि क्या ये बात सही है। बीक्रेन उसकी बात की पुष्टि करता है और कहता है कि हाँ, इसलिए उसे क्लाउडेड काई कहा जाता है। प्रोटैगनिस्ट ने जोर देते हुए कहा कि इसका मतलब यह है कि शरीर की गर्मी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसकी जगह ठंडक ले लेती है। तो अगर शरीर में गर्मी की कमी को पूरा किया जाए तो इस बीमारी के लक्षण और परेशानी कम की जा सकती है। बीक्रेन ने कहा कि उसने ये बात पहले भी समझाई थी। वो तब भी यही सोच रहा था और अब उसे लग रहा है कि यह बहुत ही तेज और अनोखा नजरिया है। फिर उसने पूछा, तो अब क्या किया जाए। प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि सबसे पहले यह कमरा ही एक समस्या है। अगर वो इसी कमरे में रहना जारी रखता है तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। बीक्रेन ये सुनकर हैरान हो गया और पूछा, फिर क्या किया जाए। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया क्योंकि कोई भी पेशा डॉक्टर जितना एनवायरनमेंट सेंसिटिव नहीं होता, और सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर को हमेशा हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन बीमारी फैलने का सबसे आम कारण होता है। ये मॉडर्न वर्ल्ड में सामान्य समझ है, लेकिन इस जमाने में अब तक ऐसा नहीं है। फिर प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि इस समय वो लोग मेडिसिन नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि मरीज के लिए डॉक्टर्स और प्लास्टरर्स दोनों जरूरी हैं। सबसे पहले ये कमरा बहुत ठंडा है और ये एक हीटर काफी नहीं है। बीक्रेन ने सोचा, क्या हमें हीटर की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने स्पष्ट किया कि ज्यादा हीटर लगाने से सडन डेथ हो सकती है। हमें इसका कारण अभी नहीं पता, लेकिन डायग्नोसिस ये बताता है कि इसके सिम्टम्स ड्राउनिंग जैसे लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट डूबने के बारे में सोचता है और ये बात सच है कि लक्षण डूबने जैसे हैं, लेकिन अगर सही शब्दों में कहें तो ये कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग है।
बीकरेन ने हैरानी से पूछा, ये क्या होता है? चिन्ही ने समझाया, हम हवा में सांस लेते हैं लेकिन असल में हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। जब चीजों को जलाया जाता है तो कभी कभी ऐसा तरीका होता है जिससे कार्बन मोनोक्साइड बनती है, और अगर ये ज्यादा मात्रा में शरीर में चली जाए तो वही लक्षण होते हैं, सांस में घुटन जैसे। बीकरेन ने समझा, इसका मतलब है कि ये डूबने जैसा ही असर करता है, लेकिन पानी से नहीं बल्कि सांस लेने में बाधा बनकर। प्रोटैगोनिस्ट हैरान रह जाता है कि उसका गुरु इतनी जल्दी बात समझ गया। सोचता है, सच में जीनियस तो जीनियस ही होता है, बिना बेसिक नॉलेज के भी इतनी जल्दी सब कुछ पकड़ लेता है। बीकरेन ने चाय डालते हुए पूछा, ये सब जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली? वो खुद बहुत समय से ज्ञान पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बातें प्रोटैगोनिस्ट ने कही हैं वो उसने पहले कभी नहीं सुनी। प्रोटैगोनिस्ट ने जवाब दिया, ये एक सीक्रेट है। बीकरेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये ऐसा सीक्रेट है जो मुझे अपने गुरु को भी नहीं बताया जा सकता? प्रोटैगनिस्ट ने सिर हिलाया, हाँ, ये ऐसा सीक्रेट है जो चाहकर भी किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि ये खतरनाक है। चिन्ही को इस बात के बारे में नॉवल में झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर कोई आम इंसान नहीं है, वो एक जीनियस है, एक एनलाइटेंड व्यक्ति है। लेकिन साथ ही चूंकि उसने ईगल क्लैन का बदला भी लिया था, इससे यह साबित होता है कि उसके अंदर जबरदस्त रिजॉल्व है और जरूरत पड़ने पर वो निर्दयी भी हो सकता है। बीकरेन उसे चाय पकड़ाता है और सोचता है, ये बच्चा वाकई कोई मामूली इंसान नहीं है। अब क्योंकि बीकरेन ने उसे पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है, उसके सीक्रेट्स, उसकी बातें और उसकी सोच के साथ, इसलिए प्रोटैगनिस्ट को जवाब न देना भी ठीक था, और उसका मास्टर इसके लिए उसका थैंकफुल है कि उसने ऑनेस्टी दिखाई। रात के वक्त प्रोटैगनिस्ट एक डॉक्यूमेंट पर कुछ डिजाइन्स बना रहा होता है। सोचता है, ब्रश से लिखना तो बहुत हैसल है, कोल को शेव करके पेंसिल की तरह यूज करना कहीं बेटर आइडिया है। उसे याद आता है, उसके मास्टर ने बताया था कि वो मेडिकल कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर है, तो अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो वो उसी से कांटेक्ट कर सकता है। अब वो एक्साइटेड है क्योंकि अब टाइम आ गया है अपने नॉलेज का रियल शोकेस करने का और सबको दिखाने का। कोरियन स्टाइल हीटेड स्टोन फ्लोर यानी ऑन्डोल सिस्टम। उसे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा कि वो सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो उसने सालों पहले देखी थी आज इतनी काम आ रही हैं, स्पेशली वो जो हीटेड स्टोन फ्लोर कंस्ट्रक्शन और एंशिएंट फर्नेस सिस्टम्स पर थीं। और फिर सोचता है, अब जब शुरू कर ही दिया है तो क्यों ना इसे पूरा भी कर दूं। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यही करते हैं, और अगर आप लोग वीडियो यहां तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यारो, बाकी सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी।